जली को आग कहते हैं, बुझी को राख कहते हैं। जली को आग कहते हैं, बुझी को राख कहते हैं। जो केमिस्ट्री को कर दे आसान मेरे भाई उसे निरंजन कुमार कहते हैं। स्वागत है मेरे भाई आपका परिवर्तन द एजुकेशनल चैनल। इस वीडियो में मेरे भाई हम लोग पढ़ने वाले हैं यूपी बोर्ड क्लास 10th का रासायनिक विज्ञान का चैप्टर फर्स्ट रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण यानी कि केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। इस वीडियो में मेरे भाई मैं आपको प्रोवाइड करूंगा 100% कंटेंट एंड क्वालिटी एजुकेशन विथ मेरे भाई आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ। इस बात का मैं गारंटी लेता हूं मेरे भाई इस वीडियो को देखने के बाद से आपको कोई दूसरा वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा। और मेरे भाई इस वीडियो के लास्ट में मेरे भाई आप एक एक क्वेश्चन का, चाहे आपका मेरे भाई अवतार हो, अनसॉल्व्ड हो, एनसीईआरटी हो, चाहे कोई भी राजीव प्रकाशन का अलग अलग प्रकार का मेरे भाई आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछता हो, एक एक क्वेश्चन का मेरे भाई इस वीडियो को पढ़ने के बाद से आप एक एक क्वेश्चन का पोस्टमार्टम कर करके मेरे भाई आंसर लाएंगे। मैं इस बात का 100% गारंटी देता हूं। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को बिना देरी किए। रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण को समझने से पहले मेरे भाई सबसे पहले हमको समझना पड़ेगा कि केमिस्ट्री क्या होता है यानी कि रासायनिक क्या होता है। जैसे देखिए मेरे भाई मैं आपके रियल लाइफ से कनेक्ट करके इसको समझाना चाहूँगा, जो कि आपके एनसीईआरटी के पहले ही पन्ना पे ये उदाहरण दिया है। जैसे गर्मियों में कमरे के ताप पर दूध का खुला छोड़ दिया जाता है। जैसे मान लीजिए मेरे भाई आप गर्मियों में देखें कि दूध को ऐसे ही रख दिया जाता है ढक के पतीले में हम लोग के घर में, तो दूध क्या होता है? दूध फट जाता है यानी कि खट्टा हो जाता है। तो यही क्या है मेरे भाई? यही तो है केमिस्ट्री। आप कहते हैं कुछ समझ ही नहीं आता, यही तो है मेरे भाई आपका रसायन विज्ञान। जैसे बात की जाए मेरे भाई लोहे का तवा अथवा कील हुआ वायुमंडल में, उसको भी छोड़ दीजिए। जैसे कि आप देखबे किए हैं मतलब सीमेंट गिट्टी बालू का जहाँ दुकान होता है बाहर छड़ रखा रहता है, और छड़ क्या लगता है मेरे भाई वायुमंडल में प्रेजेंट है ऑक्सीजन, उससे रिएक्शन करके मेरे भाई और कहीं ना कहीं मॉइस्चर से यानी कि ह्यूमिडिटी नमी से और क्या लगता है उस पर जंग लग जाता है यानी कि छड़ पे। तो क्या होता है आप किसी भी लोहे के पदार्थ को मेरे भाई वायुमंडल में खुला छोड़ देते हैं तो क्या लगता है मुरझा जाता है, जिसको हम आम भाषा भोजपुरी में कहते हैं यानी कि जंग लग जाता है मेरे भाई। तो यही तो है केमिस्ट्री यानी कि आपका रसायन विज्ञान। और जैसे मेरे भाई हम लोग का जो शरीर में भोजन पचता है, जानते हैं हम लोग का भोजन बिना सलाइवा का लार का मेरे भाई कई मतलब लार ग्रंथियां रखती हैं तब जाके हमारे भोजन को डाइजेशन करती हैं। कहीं ना कहीं ये क्या है मेरे भाई ये सब हम लोग का जितना भी प्रक्रिया है सब रासायनिक प्रक्रिया हो रहा है, तब जाके हम लोग का भोजन पच रहा है मेरे भाई। हम सांस लेते हैं, ऑक्सीकरण करते हैं, कहीं ना कहीं मेरे भाई माइट्रोकांडिया में जाता है नासा छिद्र नासा कपाट के द्वारा, उसके बाद से ग्रसनी में मेरे भाई, उसी तरह ट्रेकिया में जाकर एल्वेली में जाता है, एल्वेली से जाता है आपका माइट्रोकांडिया में यानी कि कोशिका के अंदर होता है माइट्रोकांडिया। माइट्रोकांडिया क्रेब्स नाम का साइकिल चलाता है जिसके फलस्वरूप से 38 एटीपी बनता है, और 38 एटीपी को एक ग्लूकोज में चेंज करता है मेरे भाई एनर्जी में। कब चेंज करता है? जब मेरे भाई आपका जब भोजन खाते हैं, भोजन और ऑक्सीकरण यानी कि आपका मेरे भाई जो भोजन पचता है यानी ग्लूकोज और ऑक्सीकरण दोनों मिलता है तब जाके एनर्जी बनाता है। तो ओवरऑल कहा जाए मेरे भाई हम लोग के आसपास जितना भी घटना घटती है, जितना भी चेंजेज हमको किसी चीज में देखने को मिलता है किसी भी पदार्थ में, सब क्या है मेरे भाई हम लोग का रासायनिक ही चेंज है। अब यहाँ से मेरे भाई हम लोग का चैप्टर स्टार्ट होता है यानी कि रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण। अब रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण को समझने से पहले मेरे भाई सबसे पहले हमको समझना पड़ेगा कि भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन क्या होता है, ओवरऑल इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है मेरे भाई। ये कहीं ना कहीं आप क्लास 9वीं में पढ़ चुके हैं, लेकिन एक बार और मेरे भाई इस चैप्टर को अच्छा से पढ़ना है तो इसको समझना पड़ेगा। देखिए भौतिक परिवर्तन क्या होता है मेरे भाई, इसमें पदार्थ जो होता है मेरे भाई उसका आकार रूप और अवस्था सिर्फ बदलता है। मतलब ऐसा परिवर्तन जिसमें मेरे भाई पदार्थ तो आप समझ ही रहे होंगे यानी कि एनीथिंग्स विच कैन ऑक्युपाई स्पेस एंड हैज मास इज कॉल्ड पदार्थ यानी कि सबस्टेंस। वो हर एक चीज मेरे भाई आप आंख बंद है तो आंख खोलिए और अपने आसपास देखिए, वो हर एक चीज जो स्पेस घेरता हो मेरे भाई और जिसका खुद का द्रव्यमान वो का कहलाता है पदार्थ। ये आप क्लास 9th में पढ़ चुके हैं मेरे भाई, मैटर इन आवर सराउंडिंग यानी कि हमारे आसपास के पदार्थ में। तो भौतिक परिवर्तन क्या होता है मेरे भाई, ऐसा परिवर्तन जिसमें केवल क्या हो मेरे भाई आकार रूप और अवस्था बदलता हो। ऐसा परिवर्तन मेरे भाई, ऐसा चेंज जिसमें मेरे भाई आकार रूप और अवस्था किसी भी पदार्थ का बदलता हो उसको क्या कहते हैं, या उस चेंज को क्या कहते हैं मेरे भाई भौतिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे कि इसमें मेरे भाई नया पदार्थ कोई नहीं बनता है, उसके बाद से ये रिवर्जिबल होता है। मतलब एक बार मेरे भाई चेंज कर दें तो दूसरा उसी के फॉर्म में लाया जा सकता है। जैसे उदाहरण में बर्फ हो गया मेरे भाई, बर्फ
का पिघलना। यदि मान लीजिए बर्फ पिघल गया तो क्या बनेगा, पानी बनेगा। फिर क्या हम लोग पानी को मेरे भाई बर्फ नहीं बना सकते हैं। इसलिए ये भौतिक परिवर्तन में मेरे भाई सिर्फ इसकी आकार, रूप और अवस्था को, स्टेट को मेरे भाई चेंज कर सकते हैं। ऐसे पानी हो गया मेरे भाई, पानी मान लीजिए गैस बन के गायब हो गया, क्या मेरे भाई गैस से फिर पानी नहीं लाया जा सकता है कंप्रेस कर करके? तभी तो मेरे भाई हम लोग के देखेंगे CO2 बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड, जो हम लोग वाटर में मिला के पीते हैं, देखे हैं ना। उसके बाद से मान लीजिए कागज हो गया मेरे भाई, आप जैसे कि ये कागज है मेरे भाई, इस कागज का मैं ऐसे मोड़ दिया तो इसका शेप चेंज हो गया, बट ये क्या मेरे भाई कागज से दूसरा पदार्थ बन गया। कागजे तो है, भले से भी इसको फाड़ दो लेकिन फिर भी क्या रहेगा मेरे, ये कागज का ही पार्टिकल्स रहेगा। तो ओवरऑल कहा जाए मेरे भाई ऐसा परिवर्तन जिसमें केवल आकार, रूप और अवस्था बदलता हो किसी भी पदार्थ का, उसको क्या कहते हैं, भौतिक परिवर्तन कहते हैं। जबकि देखा जाए रासायनिक परिवर्तन, यही हम लोग का चैप्टर है रासायनिक अभिक्रिया, तो इसको एकदम ध्यान से पढ़िएगा। अब देखिए रासायनिक परिवर्तन क्या होता है मेरे भाई, इसमें पदार्थ का रासायनिक संगठन बदलता है, यानी कि कंपोजिशन बदलता है। सबसे मेन मेरे भाई रासायनिक परिवर्तन क्या होता है, तो ऐसा परिवर्तन जिसमें उस पदार्थ का सब कुछ बदल जाता है अभिक्रिया करने के बाद से। और इसमें देख लें नया पदार्थ बनता है, जबकि भौतिक में देखा जाए परिवर्तन में कोई नया पदार्थ नहीं रहता था, पुराना ही था, बस उसके शेप में, साइज में चेंज कर दिया था। लेकिन मेरे भाई इसमें सब चीज चेंज हो जाएगा, शेप भी, साइज भी, कलर भी, हर चीज चेंज हो जाता है रासायनिक परिवर्तन में। और ये इरिवर्सिबल होता है, यानी कि एक बार चेंज कर दिए ना मेरे भाई, दोबारा चाहेंगे कि उसके अवस्था में लाया जा सकता है तो पॉसिबल है नहीं है। इसके लिए मेरे भाई आपको दूसरा जन्म लेना पड़ेगा, यानी कि इम्पॉसिबल है मेरे भाई। एक बार कोई भी रासायनिक परिवर्तन, किसी भी पदार्थ का रासायनिक परिवर्तन हो गया मेरे भाई, केमिकल चेंज हो गया उस सब्सटेंस का, उस मैटर का, तो दोबारा उसके यही अवस्था में नहीं लाया जा सकता है। जैसे इसमें हम लोग क्या था, बर्फ था मेरे भाई, बन के पानी हो गया पिघल के, फिर भी तो हम इसको फ्रीज करके मेरे भाई फ्रिज में रख के, अपने रेफ्रिजरेटर में रख के इसको बर्फ बना ले रहे थे। बट मेरे भाई इसमें देखा जाए लोहा, लोहे पे जंग लग गया मेरे भाई, क्या मेरे भाई फिर हम उस जंग लोहे को एकदम ओरिजिनल प्योर लोहा जैसे कर सकते हैं? जैसे छड़ हो गया, छड़ पे जंग लग जाता है मेरे भाई, क्या फिर उसके प्योरेस्ट फॉर्म में जिस तरह छड़ था उस फॉर्म में ला सकते हैं? इम्पॉसिबल है मेरे भाई। भले आप कलर करके, इंटिंग पेंटिंग करके थोड़ा सा उसको और भी नहीं चाहेंगे कि बर्बाद हो चुका है लेकिन और भी ना बर्बाद हो, उसके लिए आप रोकथाम करेंगे। जैसे मेरे भाई दूध का फटना, का दूध फट गया है तो का फिर मेरे भाई उसको ओरिजिनल यानी कि शेप में, साइज में दूध में ला सकते हैं? दूध फट गया है तो दोबारा क्या उसको फटे हुए दूध को मेरे भाई दूध में, पीने वाले दूध में चेंज कर सकते हैं? तो इम्पॉसिबल है मेरे भाई। जैसे लकड़ी का जलना मेरे भाई, उदाहरण तौर पे रासायनिक परिवर्तन का बात किया जाए तो लकड़ी जल गया मेरे, जल के राख बन गया, क्या उस राख को मेरे भाई फिर आप लकड़ी बना सकते हैं? नहीं बना सकते हैं मेरे भाई। तो ओवरऑल ये होता है एक मेरे भाई डिफरेंस बिटवीन भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। मेरे भाई आपको रासायनिक परिवर्तन मेरे भाई खूब बढ़िया समझ आ गया है। तो अब हम लोग अपने बात करते हैं मेरे भाई रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण को। रासायनिक परिवर्तन को समझने के बाद से मेरे भाई समझते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है। मेरे भाई आप 5 मिनट मुझे दीजिए, आप खुद पहचान जाएंगे मेरे भाई, चूंकि मैं YouTube पे नया हूँ, आप खुद पहचान जाएंगे मेरे भाई मैं क्या हूँ और किस तरह का मेरे भाई कंटेंट आपको प्रोवाइड करता हूँ अबाउट द एजुकेशन को लेकर। तो सबसे पहले समझते हैं मेरे भाई रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है, यानी कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है। मतलब जब एक या एक से अधिक पदार्थ मेरे भाई आपस में अभिक्रिया करके नया पदार्थ बनाता हो और जो नया पदार्थ बनता हो वो पुराने पदार्थ से भिन्न होता हो मेरे भाई, उस प्रक्रिया कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया। जैसे उदाहरण तौर पे बात की जाए भाई, जैसे कि आप छड़ और कटाता है तो देखते हैं छोटा छोटा पार्टिकल्स जो गिरता है छड़वा का, क्या है वो सब का है बुरादा, उसको हम लोग कहते हैं आम भाषा में। उसी तरह मेरे भाई तांबे की बुरादा को यानी कि कॉपर के पाउडर को जब हम लोग इन द प्रेजेंस ऑफ एयर यानी कि हवा में गर्म करते हैं तो किसमें चेंज होता है? कॉपर ऑक्साइड में, यानी कि काला पदार्थ बन जाता है। अब क्या था, हम लोग का तांबा था और हवा में गर्म कर दिए, पहले तांबा था हवा में गर्म कर दिए तो वो बन गया काला पदार्थ। यानी कि देखा जाए जो मेरे भाई अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया हुआ है वो अपने पहले पदार्थ से भिन्न है बनने पर। वही यहाँ पे लिखा हूँ जिनके गुण पहले से भिन्न होते हैं। जैसे यहाँ पे देखा जाए मेरे भाई, बात किया जाए जैसे कि यहाँ पे आयरन मेरे भाई ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो फेरिक ऑक्साइड यानी कि फेरिक ऑक्साइड बनाता है, आयरन का ऑक्साइड बनाता है। जैसे यहाँ पे देखा जाए मेरे भाई मैग्नीशियम को मेरे भाई हीट किया जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। मान लीजिए मैग्नीशियम
को हीट करेंगे तो कहाँ ले जाके घर में घुसा के मेरे भाई पूरा दरवाजा बंद करके और उसको टंकी में घुस के मेरे भाई नहीं ना गर्म करेंगे, खुला में ही तो करेंगे। यानी कि जहाँ ऑक्सीजन मिलेगा, ऑक्सीजन मेरे भाई जहाँ जहाँ मिलेगा तो हमें आगे जला पाएंगे। आप एक चीज़ एक्सपेरिमेंट घर पे करिएगा, आप सिंपल से मेरे भाई कैंडल ले लीजिएगा, उसको जलाइएगा और जला के मेरे भाई क्या करें, एक ट्रांसपेरेंट चाहे कोई भी बोतल होगा स्प्राइट का, उसमें ऐसे क्या करिएगा, उसको ढक दीजिएगा। देखेंगे मेरे भाई 10 से 20 सेकंड के बाद से मोमबत्ती बुझ जाएगा। इसलिए बुझ गया मेरे भाई क्योंकि उस बोतल में तब तक ले उजारा तब जब तक ले उसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट था। जब ऑक्सीजन का मात्रा खत्म मेरे भाई, यानी कि उसमें पास करने के लिए जगह ही नहीं है कि नीचे से ढूके ऑक्सीजन, तो जलेगा कहाँ से। इसलिए मेरे भाई आग को जलने के लिए रिक्वायर्ड होता है किस चीज़ का, ऑक्सीजन का। तो वही एग्जाम्पल में लिखा हूँ, जब Mg यानी कि मैग्नीशियम मेरे भाई हीट किया जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में, तो क्या बनता है, MgO बनता है, यानी कि मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है मेरे भाई। जैसे कि सिंपल सा हम जानते हैं मेरे भाई, जल का सूत्र क्या होता है, H2O होता है मेरे भाई। तो जैसे कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, देखिए हाइड्रोजन बहुत खतरनाक चीज होता है, आग लगने पर मारेगा, पूरा खत्म कर देगा। ऑक्सीजन जो कि जिंदा रहने के लिए बहुत जरूरी है, ऑक्सीजन ना मिले तो मर जाएंगे मेरे भाई। बट जब ये दोनों आपस में अभिक्रिया करता है, यानी कि रासायनिक अभिक्रिया, तो क्या बनाता है, वाटर, जो कि जीने के लिए एकदम जरूरी है। तो यहाँ पे देख रहे हैं हाइड्रोजन था और यहाँ पे ऑक्सीजन था। हाइड्रोजन बड़ी खतरनाक था और ऑक्सीजन जीने के लिए जरूरी था। लेकिन जो नया पदार्थ इन दोनों से मिलकर बना मेरे भाई, तो इन दोनों से भिन्न है, क्योंकि ये हाइड्रोजन गैस है, ये भी गैस है। जब देखा जाए मेरे भाई, ये हम लोग का H2O है, लिक्विड बन गया यानी कि वाटर बन गया। तो ये मैं बता रहा हूँ मेरे भाई प्रक्रिया, यानी कि जिसमें एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में अभिक्रिया करके नया पदार्थ बनाता है, जिनके गुण पहले से भिन्न होते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये हाइड्रोजन हो गया, ये ऑक्सीजन हो गया। जब बन रहा है तो वाटर बन रहा है, कहाँ ये कहाँ कुछ और बन रहा है, यानी कि इन दोनों से ये भिन्न है। यही डिफिनीशन में मेरे भाई इस परिभाषा में आपको कन्फर्म किया हूँ। आई होप आपको मेरे भाई रासायनिक अभिक्रिया यानी केमिकल रिएक्शन आपको समझ आ गया किसको कहते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल भी लिखा हूँ, आपको तांबे वाला बुरादा के भी समझाया हूँ सब। तो यानी कि आपको कभी भी मेरे भाई आपसे पूछता है कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है, तो सिंपल सा ये लिख देते हैं और 2-4 एग्जाम्पल लिख देते हैं। तो मैं मेरे भाई एक गारंटी लेता हूँ कि कोई भी आपका 1 मार्क्स भी डिटेक्ट नहीं कर सकता। रासायनिक अभिक्रिया को पढ़ने के बाद से जो हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक होता है मेरे भाई, रासायनिक अभिक्रिया के लक्षण यानी कि पहचान। कैसे हम लोग जानेंगे कोई भी अभिक्रिया हुआ है वहाँ पे रासायनिक अभिक्रिया ही है, कैसे पहचानेंगे मेरे? इसके लिए कुछ यहाँ पे लक्षण बताए गए हैं, जिसमें से पहला होता है कि गैस का उत्सर्जन यानी कि गैस का निकलना। यानी मेरे भाई कभी भी किसी भी अभिक्रिया में यदि वहाँ से गैस निकल रहा है, यानी कि जब मेरे भाई वो रिएक्शन कर ले रहा है, अभिक्रिया कर ले रहा है, वहाँ से फलस्वरूप से हम लोग का गैस निकलती हुई दिख रहा है, तब उस रिएक्शन को कह देंगे मेरे वो क्या कहलाएगा, रासायनिक अभिक्रिया कहलाएगा। यानी कि उस क्रिया अभिक्रिया को कह देंगे वो क्या कहलाएगा मेरे भाई, रासायनिक अभिक्रिया। जैसे बात किया जाए मेरे भाई, जिंक प्लस HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो कि अम्ल कहते हैं इंग्लिश में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, यानी कि HCl को हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहा जाता है। जिंक और हाइड्रोक्लोरिक एसिड मेरे भाई जब ये दोनों आपस में अभिक्रिया करता है तो वहां से हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है। यहाँ पे बनता तो है ZnCl यानी कि जिंक क्लोराइड बनता है, प्लस वहां पे हाइड्रोजन गैस बाहर, यहाँ एरो जो है बाहर की तरफ निकलती है। यानी कि इस रिएक्शन में यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं जब ये दोनों अभिक्रिया कर रहा है तो यहाँ इस रिएक्शन में हम लोग का देख रहा है कि हाइड्रोजन गैस बाहर की तरफ निकल रही है। हम देखते ही बता देंगे मेरा ये कौन सा अभिक्रिया है, तो रासायनिक अभिक्रिया। पहला पहचान याद रखिएगा, किसी भी अभिक्रिया के अंदर यदि गैस हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है मेरे भाई, या गैस निकलता है बाहर ओवरऑल, उस प्रक्रिया को, उस अभिक्रिया को मेरे भाई कह दिया जाता है रासायनिक अभिक्रिया। जैसे दूसरा एग्जांपल देख सकते हैं यहाँ पे, बेकिंग सोडा में मेरे भाई यदि सिरका डालने पर CO2 गैस निकलती है। जैसे यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे NaHCO3 हो गया मेरे भाई और CH3COOH हो गया मेरे भाई। यहाँ पे बेकिंग सोडा का ये हम लोग का फार्मूला होता है NaHCO3 और इसमें सिरका का फार्मूला होता है CH3COH। यानी कि ओवरऑल कहा जाए, यानी कि बेकिंग सोडा और सिरका का दोनों को रिएक्शन कराने पर यानी मिलाने पर हम लोग देख रहे हैं CH3COONA प्लस वहां से CO2 गैस पास हो रहा है, कहीं ना कहीं गैस निकल रहा है। CO2 क्या है मेरे भाई, गैस है, न कि सॉलिड है न कि लिक्विड है। क्या है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, तो वहां से निकल रहा है। तो हम लोग क्या पढ़े थे, पहला लक्षण, कभी भी रासायनिक अभिक्रिया होगा वहां से कोई भी गैस पास होगा, चाहे हाइड्रोजन गैस चाहे कार्बन डाइऑक्साइड में भाई कोई भी गैस। तो यहाँ पे देख रहे हैं इस भी अभिक्रिया के अंदर मेरे भाई, इस अभिक्रिया के अंदर यहाँ पे CO2 गैस यानी कि गैस
गैस बाहर निकल रहा है, भले ही वो CH3COONA बन रहा है, H2O बन रहा है, CO2 बन रहा है, बट हमको ये देखना है, सबसे पहले पहचानना है कि मेरे भाई अभिक्रिया ये कौन सा है, रासायनिक अभिक्रिया है कि कौन सा है। तो यहाँ पे देखना है सबसे पहले गैस निकल रहा है, यानी कि इस अभिक्रिया में गैस निकल रहा है, तो हम लोग क्या कह देंगे, ये जो अभिक्रिया है मेरे भाई ये क्या कहलाएगा, रासायनिक अभिक्रिया। ये होता है मेरे भाई रासायनिक अभिक्रिया के लक्षण का पहला नियम, यानी कि गैस का उत्सर्जन हो। इसके पहले मेरे भाई रासायनिक अभिक्रिया के लक्षण पहला पढ़ चुके थे, यानी कि गैस का उत्सर्जन होना यानी निकलना। दूसरा होता है मेरे भाई रासायनिक अभिक्रिया के लक्षण ऊष्मा या प्रकाश में परिवर्तित होना, यानी कि मेरे भाई आप कभी भी किसी भी रिएक्शन हो रहा है उसमें तो पहला देखिए यदि गैस निकल रहा है तो वो भी आपका कहलाएगा रासायनिक अभिक्रिया। नहीं तो मेरे भाई उस रिएक्शन में आपको ऊष्मा यानी कि गर्मी, उससे गर्मी हीट दे रहा है, हीट प्रोड्यूस कर रहा है या लाइट मेरे भाई, तब भी उस रिएक्शन को यानी कि उस अभिक्रिया को कह देंगे हम लोग रासायनिक अभिक्रिया। पहचान होता है दूसरा रासायनिक अभिक्रिया का। जैसे एग्जाम्पल में बात की जाए मेरे भाई, मैग्नीशियम जलने पर चमत्कार रोशनी निकलता है यानी प्रकाश निकलता है। देख सकते हैं Mg+O2 मिलके 2MgO बनता है, यानी कि मैग्नीशियम को जलाया जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में मेरे भाई, तो MgO बनता है। बट वहां से मेरे भाई आप देखेंगे जब ये रिएक्शन कराएंगे वहां से आपको लाइट भी निकलता दिखेगा और हीट भी निकलता हुआ दिखेगा मेरे भाई। यदि आप कोयले को जला रहे हैं तो कोयले को भी जलाने पर मेरे भाई ऊष्मा निकलता है। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं C+ यानी कार्बन प्लस ऑक्सीजन या मिलकर बनता है CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, या कि कार्बन यानी कि कार्बन को यानी कि मैं जला रहे हैं हम लोग, तो कार्बन को जलाएंगे मेरे भाई तो इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। फिर मेरे भाई किसी भी चीज को जलाएंगे तो वहां पे ऑक्सीजन जरूर रहेगा। तो कार्बन को जला रहे हैं मेरे भाई यानी कोयले को जला रहे हैं, तो कोयले को चलाते हैं तो देखते हैं वहां से लाइट तो नहीं निकलता, हल्का सा लाइट दिखेगा लाल कलर का। आप जाते हैं झूरी उरी खाने को दुकान पर जलेबी पकौड़ी खाने, तो देखते हैं दुकानदार जो होता है मेरे भाई वो कोयला यूज करता है, तो कोयले में देखिएगा हीट निकल के। तीसरा होता है मेरे भाई यदि आपका गैस नहीं निकल रहा है किसी अभिक्रिया में, कहीं ना कहीं ऊष्मा नहीं निकल रहा है, प्रकाश नहीं निकल रहा है, तो कहीं ना कहीं उस अभिक्रिया में आपका रंग में परिवर्तित होते दिखेगा। जैसे बात की है मेरे भाई यहाँ पे आयरन है, कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट का कलर जो होता है वो नीला कलर का होता है। जब आयरन में मेरे भाई कॉपर सल्फेट में हम लोग आयरन को मिक्स कर रहे हैं, यानी कि आयरन और कॉपर सल्फेट दोनों का अभिक्रिया करा रहे हैं यानी रिएक्शन करा रहे हैं, तो बनता है हमको कॉपर फेरिक सल्फेट मिलता है, यानी कि आयरन का सल्फेट मिलता है जो किस कलर का मेरे भाई, जो कि हरे रंग का। देखिए कॉपर सल्फेट था नीला रंग का था, लेकिन जब यहाँ पे आयरन इसके साथ रिएक्ट कर दिया तो आयरन सल्फेट बन गया। तो आयरन सल्फेट बना तो इसका कलर क्या हो गया मेरे भाई, इसका कलर हो गया हरा रंग का, और कॉपर तो कॉपर ही रह गया। जैसे मेरे भाई आप देखे होंगे सिंपल सा, आप ये रियल लाइफ कनेक्ट इसको हमेशा देखते हैं, किसी भी मेरे भाई लोहे के पदार्थ को आप रख दीजिए बाहर अपने घर के बाहर, तो वो क्या करेगा ह्यूमिडिटी से और मेरे ऑक्सीजन से रिएक्ट करके क्या लगता है उस लोहा पर जंग लग जाता है। तो वहीं यहाँ पे रस्टिंग ऑफ आयरन, यानी कि लोहा मेरे भाई शुरू में कलर किस कलर का होता है, ब्राउन कलर का है। ओरिजिनल जो लोहा का कलर होता है ब्राउन कलर का होता है, बट वो रेस्ट लगता है मेरे भाई तो लाल भूरे रंग का हो जाता है, यानी कि रेडिश ब्राउन के बाद। तो क्या है ये सब देख रहे हैं हम लोग रंग में परिवर्तित हो रहा है। जो कि यहाँ पे लोहा था ब्राउन कलर का यानी भूरे कलर का, जब उस पर जंग लग गया मेरे भाई कहीं ना कहीं उसमें अभिक्रिया हो गया, रासायनिक अभिक्रिया, तो लाल भूरे रंग का हो गया। इसमें कॉपर सल्फेट का बात किया जाए, कॉपर सल्फेट मेरे भाई हम लोग का शुरुआती में किस कलर का था, नीले रंग का था, बट कॉपर सल्फेट कहीं ना कहीं अभिक्रिया कर लिया आयरन से, तो फेरिक सल्फेट यानी कि आयरन सल्फेट कह लीजिए जो बन गया, ये किसका कलर हो गया, इसका कलर हो गया हरा रंग का, पहले था नीला बन गया हरा रंग का। जो हम लोग का नेक्स्ट टाइप है मेरे भाई अवक्षेप का बनना, यानी कि प्रिसिपिटेट का फॉर्मेशन होना इंग्लिश में कहते हैं। देखिए जैसे सिल्वर नाइट्रेट मेरे भाई किससे रिएक्शन करता है, नमक से, तब क्या बनाता है यहाँ पे सिल्वर क्लोराइड बनाता है और यहाँ पे सोडियम नाइट्रेट बनाता है। तो जो ये सिल्वर क्लोराइड होता है मेरे भाई ये कौन सा, व्हाइट यानी कि सफेद अवक्षेप बनता है। तो यही है यानी कि आपको कभी भी कोई भी रिएक्शन हो रहा है उसमें प्रिसिपिटेट बन रहा है यानी कि अवक्षेप बन रहा है, तो उसका मतलब मेरे भाई वो कौन सा रिएक्शन हो गया आपका अभिक्रिया, वो रासायनिक अभिक्रिया हुआ है, यानी कहीं ना कहीं उसमें कुछ रासायनिक रिएक्शन ही हुआ है तभी जाके मेरे भाई उसमें अवक्षेप बन रहा है, या गैस निकल रहा है, या ऊष्मा निकल रहा है, या परिवर्तन हो रहा है, उसमें कुछ भी चीज का फॉर्मेशन हो रहा है मेरे भाई। उसके बाद जैसे यहाँ पे देखा जाए यहाँ पे बेरियम क्लोराइड है मेरे भाई, जब ये रिएक्ट
रिएक्ट कर रहा है एसिड से यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल से मेरे भाई H2SO4 से, तो यहाँ पे बेरियम सल्फेट बना रहा है जो कि मेरे भाई किस कलर का, व्हाइट यानी कि सफेद प्रिसिपिटेट यानी कि सफेद अवक्षेप बना रहा है यहाँ पे बेरियम सल्फेट, और यहाँ पे HCl हो जा रहा है यानी कि हम लोग का हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो जा रहा है। तो यहाँ पे देख रहे हैं मेरे भाई, यहाँ पे जब यहाँ पे सिल्वर नाइट्रेट और NaCl रिएक्ट कर रहा है तो यहाँ पे AgCl बन रहा है यानी कि सिल्वर जो क्लोराइड बन रहा है इसमें हमको क्या बनते हुए दिखता है, यहाँ पे बनते हुए दिखता है जो इसका कलर होता है मेरे भाई सफेद अवक्षेप होता है यानी कि सफेद आपका प्रेसिपिटेट होता है, और इसमें आपका सफेद बेरियम सल्फेट का सफेद अवक्षेप यहाँ पे भी बनता है। और पांचवा टाइप होता है मेरे भाई गंध में परिवर्तन, यानी कि आपको अभिक्रिया करते समय यदि कहीं गंध आ रहा है इसका मतलब वहाँ पे रासायनिक अभिक्रिया हुआ है, जैसे कि फल सब्जी या दूध के खराब होने पर खट्टी गंध निकलती है, या फल है मेरे भाई खराब हो जाएगा, एक बार उसको चखिएगा देखिए कितना खट्टा लगेगा, दूध है फट गया खराब हो गया मतलब फट गया तो उसको देखिएगा इतना खट्टा लगेगा। कोई बॉडी मेरे भाई कुत्ता हो गया बिल्ली हो गया सब सड़ जाता है, सड़ने के बाद से कितना बदबू स्मेल आता है आप देख ही चुके हैं, यानी कि गंध का परिवर्तन होना यानी गंध का निकलना। पहले बिल्ली रहती है तो क्या महकती है, सेंट मार दीजिए एकदम सेंट नियर महकेगी, चाहे आदमी है घूम रहा है खूब अच्छा सेंट उंट मार के परफ्यूम तो अच्छा महक रहा है, जब मर जाने पे सड़ रहा है उसका बदबू हुआ तो कीड़ा लगते हैं मेरे भाई, इतना खतरनाक उसमें से गैस निकलती है जो कि हाइड्रोजन सल्फाइड गैस होती है। तो वहाँ पे छठवा हम लोग का हो गया नए पदार्थ का निर्माण होना, बस इतना ही टाइप्स होता है 6 गो, यानी कि या तो मेरे भाई आपका गैस निकलेगा, नहीं तो उष्मा निकलेगा, नहीं तो वहाँ से प्रकाश निकलेगा, नहीं तो मेरे भाई कलर में चेंज मिलेगा, नहीं तो आपका अवक्षेप का बनना होगा, नहीं तो आपका गंध में परिवर्तन मिलेगा, नहीं तो मेरे भाई नए पदार्थ का निर्माण करना होगा। जैसे कि लकड़ी जलने पर मेरे भाई लकड़ी है सिंपल सा क्या है लकड़ी है, जब जल रहा है तो राख में चेंज हो जा रहा है, CO2 बन रहा है, कहीं ना कहीं कार्बन डाइऑक्साइड वहाँ से रिलीज हो रहा है और धुआं बन रहा है। तो लकड़ी था, इसी लकड़ी को जलने पर मेरे भाई 3 चीज मिल गया, राख CO2 और धुआं। तो कहीं ना कहीं मेरे भाई एक चीज है कई चीज में परिवर्तित हो जा रहा है, यानी कि कहीं ना कहीं नया पदार्थ बना रहा है, सब किस चीज का है, रासायनिक अभिक्रिया का है मेरे भाई। ये तो हम लोग का 2 टॉपिक एकदम अच्छा से क्लियर हो चुका है। पहला तो हम लोग समझे थे कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है, दूसरा रासायनिक अभिक्रिया का लक्षण। अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पे मेरे भाई, देखते हैं कि नेक्स्ट टॉपिक क्या है, रासायनिक समीकरण। जैसा कि हम लोग का चैप्टर का ही नाम था रासायनिक अभिक्रिया और रासायनिक समीकरण। अब हम लोग समझते हैं मेरे भाई रासायनिक समीकरण, एकदम 100% मेरे भाई यहाँ से क्वेश्चन बनता है, एकदम बढ़िया से समझिएगा। तो देखिए रासायनिक अभिक्रिया ओवरऑल कुछ होता नहीं है, सिर्फ क्या होता है मेरे भाई अभिव्यक्ति होता है या रूपांतरण होता है रासायनिक अभिक्रिया का। तो रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है, तो एक बार और आपको रिकॉल करा दूं, जब एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में अभिक्रिया करके कोई नया पदार्थ बनाता है जो कि पहले से भिन्न होता है, उसको कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया। उसी रासायनिक अभिक्रिया को मेरे भाई लिख दिया जाता है सिंपल सा सिंपलेस्ट फॉर्म में, यानी कि मेरे भाई अभिव्यक्त कर दिया जाता है, दिखा दिया जाता है उसी रासायनिक अभिक्रिया को। मतलब 2 सब्सटेंस या 2 से अधिक मेरे भाई आपस में पदार्थ जब रिएक्शन करता है अभिक्रिया करता है, उसी को दर्शा दिया जाता है मेरे भाई कुछ सिंबल से, उसी को कहा जाता है मेरे भाई रासायनिक समीकरण। जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं यह क्या होता है, रासायनिक जो समीकरण होता है मेरे भाई ये रासायनिक अभिक्रिया का प्रतीकात्मक निरूप होता है, यानी कि उसी को दर्शाता है। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज मेरे भाई रासायनिक अभिक्रिया यानी कि रासायनिक अभिक्रिया को दर्शाने में 2 चीज का बहुत ही अहम भूमिका होता है, यानी कि कहा जाए रासायनिक समीकरण के अंदर 2 बंदे होते हैं जो कि इसका हेल्प करते हैं। पहला होता है अभिकारक जिसको इंग्लिश में कहते हैं रिएक्टेंट, और दूसरा होता है उत्पाद यानी जिसको इंग्लिश में कहते हैं प्रोडक्ट। तो जैसे कि बात किया जाए उदाहरण तौर पे मेरे भाई, जैसे यहाँ पे जिंक और यहाँ पे क्या है हाइड्रोक्लोरिक, यानी कि यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग का क्या है Zn है और ये HCl है, यानी कि जिंक और हाइड्रोक्लोरिक। अब इतना बड़ा नाम है जिंक हो पूरा इतना शब्द लिखिए और इतना शब्द लिखिए, इससे अच्छा है मेरे भाई तो आप इसका सिंबल लिख दीजिए। जिंक का सिंबल होता है Zn और हाइड्रोक्लोरिक का सिंबल होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है मेरे भाई यानी कि ये एसिड है, तो इसको हाइड्रोक्लोरिक इतना को लिखने से अच्छा है आप इसको इतना छोटा फॉर्म में लिख दीजिए यानी कि HCl लिख दीजिए। यही है मेरे भाई, ये तो आपका रासायनिक अभिक्रिया में लिखा हूँ, जिंक और हाइड्रोक्लोरिक रिएक्ट करके जिंक क्लोराइड बना रहा है और वहां से हाइड्रोजन गैस निकल रहा है, पूरा हिंदी में लिखा हूँ ये रासायनिक अभिक्रिया। बट इसी रासायनिक अभिक्रिया को मेरे भाई यानी कि इसके सिंबल में जो एलिमेंट का वो सिंबल होता है, इस सब्सटेंस का सिंबल है, जिंक का सिंबल होता है Zn और हाइड्रोक्लोरिक का अम्ल का सिंबल होता है HCl। बस इसी हाइड्रोक्लोरिक को यहाँ पे शॉर्टेस्ट फॉर्म में सिंबल में लिख देना ही क्या कहलाता है मेरे भाई रासायनिक समीकरण। और इसके लिए मैं बताया कि 2
चीज का यानी दो लोग का बहुत अहम भूमिका होता है रासायनिक समीकरण में मेरे भाई रासायनिक अभिक्रिया को दिखाने के लिए, जैसा कि अभिकारक और उत्पाद। तो देखिए अब हम लोग समझते हैं कि अभिकारक और उत्पाद क्या होता है। देखिए सबसे पहले समझते हैं कि अभिकारक क्या होता है। अभिकारक वो होता है मेरे भाई जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, जैसे कि जो रासायनिक अभिक्रिया करता है। जैसे यहाँ पे देखा जाए तो जिंक और HCl। अब यहाँ पे हम लोग जिंक हाइड्रोक्लोरिक नहीं बोलेंगे क्योंकि अब हम समीकरण कर रहे हैं, तो सिंपल सा जिंक और HCl बोलेंगे, यानी कि पूरा नाम कह देंगे तब वो आपका किसमें आ जाएगा, रासायनिक अभिक्रिया में। बस उसका छोटा नाम कहेंगे यानी जिंक और HCl कहेंगे तो आपका रासायनिक समीकरण में आ रहा है। तो देख रहे हैं यहाँ पे जिंक और HCl है, यही तो दो पदार्थ है मेरे भाई, आपका दो एलिमेंट है जो कि भाग ले रहे हैं अभिक्रिया में, यानी कहीं ना कहीं यही तो दो चीज है जो इसमें इस पूरे रिएक्शन में मेरे भाई अभिक्रिया में रिएक्ट कर रहे हैं, दोनों आपस में अभिक्रिया कर रहे हैं, आपस में घुल रहे हैं, जिंक और HCl। तो ये क्या कहलाता है मेरे भाई हम लोग का, ये कहलाता है अभिकारक, जिसको इंग्लिश में कहते हैं रिएक्टेंट। और दोनों मेरे भाई जब मिलकर कुछ नया पदार्थ बनाता है, मतलब जिंक और HCl जब दोनों आपस में अभिक्रिया करके जो नया इसके फलस्वरूप से पदार्थ बनता है, तो यहाँ देख रहे हैं इन दोनों के फलस्वरूप से क्या मिला है, यानी जिंक क्लोराइड यानी कि ZnCl2 और हाइड्रोजन गैस निकल रहा है। तो दो चीज यहाँ पे मिल रहा है, तो ये दो चीज मेरे भाई क्या कहलाएगा, प्रोडक्ट कहलाएगा, यानी कि उत्पाद कहलाएगा। एक बार और समझिए, यानी कि जो भी मेरे भाई जो भी अभिक्रिया में जो भी पदार्थ किसी भी अभिक्रिया में भाग लेता है उसको कहते हैं अभिकारक, और उस अभिक्रिया के द्वारा जो नया पदार्थ बनता है उसको कहते हैं उत्पाद। या मेरे भाई ये एरो किस चीज को डिनोट करता है, रिएक्शन को। तो सिंपल से याद रखिए, जहां पे ये एरो वाला मुंह होगा, जहां पे ऐसे बना रहेगा यहाँ पे तीर वाला साइन मेरे भाई, इसके बाद वाला जितना भी आपका अभिक्रिया होगा सब उसको प्रोडक्ट कहेंगे, और जो इसके पीछे वाला होगा, इस तीर के जो पीछे वाला भाग होगा, इसको कहते हैं रासायनिक अभिकारक, यानी समीकरण के अंदर ये अभिकारक कहलाते हैं। जैसे कि इसमें बात किया जाए मेरे भाई, आप अब पूरा नाम लिखेंगे मैग्नीशियम। मैग्नीशियम लिखने से अच्छा है आप Mg लिख दीजिए, उसका सिंबल लिख दीजिए, और ऑक्सीजन ऑक्सीजन लिखने से अच्छा है आप O2 लिख दीजिए। तो सिंपल सा यही मेरे भाई मैग्नीशियम को छोटा फॉर्म में Mg लिख दिए, और ऑक्सीजन को मेरे भाई पूरा ना लिख के बस O लिख दिए। यही तो कहलाता है मेरे भाई रासायनिक समीकरण, यानी किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को छोटा फॉर्म में व्यक्त करना यानी रिप्रेजेंट करके दिखाना, ये क्या कहलाता है हम लोग का रासायनिक समीकरण कहलाता है। और मेरे भाई जो इधर बन रहा है, तो इन दोनों के रिएक्शन से बन गया हम लोग का MgO, यानी कि मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड कह रहा हूँ, यानी कि कहीं ना कहीं रासायनिक अभिक्रिया कह सकते हैं, लेकिन जब MgO कह रहा हूँ मेरे भाई MgO, तब हम इसको कह देंगे रासायनिक समीकरण हो गया। इक्वेशन मेरे भाई समीकरण, जैसे समीकरण में मैथमेटिक्स में आप समीकरण देखते हैं x y z करके लिखा जाता है, उसी तरह इसको भी सिंबल में लिख दिया जाता है। तो जैसे इसमें देखिए Mg और O2, ये क्या हम लोग का मेरे भाई, ये अभिकारक कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, अभिकारक, क्योंकि यही दोनों रिएक्शन में अभिक्रिया में भाग ले रहा है, और इन दोनों के वजह से मेरे भाई इन दोनों की अभिक्रिया करने के बाद से हम लोग का यहाँ पे नया चीज बन रहा है, जो इसको इंग्लिश में कहते हैं प्रोडक्ट और हिंदी में कहते हैं उत्पाद। या आप इसको ऐसे भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं, पहचान सकते हैं, इस एरो के मेरे भाई ठीक जो सामने इधर बना है, यानी कि हमारा ये कौन सा एंड है, राइट हैंड साइड, यानी राइट हैंड साइड बना है वो हम लोग का हमेशा प्रोडक्ट होगा, उत्पाद होगा मेरे भाई। और जो इसके पीछे बनता है इस एरो के नाम, बल्कि यहाँ पे इसके पीछे जो बनता है इस तरफ मेरे भाई, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड, वो क्या कहलाता है, अभिकारक कहलाता है। आई होप मेरे भाई आपको रासायनिक अभिक्रिया के लक्षण और रासायनिक समीकरण के अंदर का दो चीज रिएक्टेंट यानी अभिकारक और उत्पाद प्रोडक्ट, इस एग्जांपल से खूब बढ़िया से क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने मेरे भाई नेक्स्ट टॉपिक की ओर। भाई किसी भी समीकरण को लिखने के लिए दो लोगों का बहुत ही जरूरी होता है, एक होता है अभिकारक जिसको रिएक्टेंट कहते हैं, और उत्पादों को, दो लोग का अहम भूमिका होता है रासायनिक समीकरण को लिखने में। और याद रखिए मेरे भाई, आप कभी भी कोई भी रासायनिक समीकरण लिख रहे हैं तो उसमें प्रत्येक तत्व में मेरे भाई जो परमाणु होता है, परमाणु जैसे कि एटम इंग्लिश में कहते हैं, कि संख्या दोनों ओर बराबर होना चाहिए। यानी कि कहा जाए मेरे भाई, आपका जो एरो बन रहा था, जो यहाँ पे एरो है, एरो के मेरे भाई राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड, यानी कहा जाए मेरे भाई दोनों ओर, यानी कि अभिकारकों और उत्पादों दोनों तरफ मेरे भाई जो आपका परमाणु की संख्या होना चाहिए
बराबर होना चाहिए। अब बराबर क्यों होना चाहिए, क्वेश्चन ये आता है मेरे भाई आपका 3 मार्क्स का आपके एग्जाम में, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसको मेरे भाई हम लोग कहते हैं समीकरण संतुलन, यानी कि इंग्लिश में कहा जाता है बैलेंस। मैं इस बात का 100% गारंटी देता हूं मेरे भाई, आपको 10 सेकंड में हर एक समीकरण को मेरे भाई बैलेंस करना, यानी कि समीकरण को संतुलन करना सिखा दूंगा। 110% गारंटी लेता हूं, वो भी 10-10 सेकंड में। सबसे पहले समझते हैं मेरे भाई क्यों बैलेंस करना जरूरी है किसी भी समीकरण को, यानी कि क्यों मेरे भाई किसी भी समीकरण को संतुलन करना है। तो जैसा कि हम लोग पढ़े हैं मेरे भाई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, यानी कि इंग्लिश में, आप लोग तो हिंदी में पढ़ते हैं, मैं आपको बता रहा हूं, यानी कि आप एक नियम पढ़े हैं द्रव्यमान संरक्षण के नियम। इसमें होता क्या है मेरे भाई, किसी भी पदार्थ के द्रव्यमान को ना तो डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, यानी कि ना तो नष्ट किया जा सकता है, ना तो बनाया जा सकता है। आप ही सोचिए मेरे भाई, यहाँ पे मेरे पास ये मार्कर है, क्या मैं इस मार्कर का, ये मार्कर क्या एक पदार्थ है, इस पदार्थ है तो इसका कुछ ना कुछ द्रव्यमान होगा। आप इसका वेट करेंगे, तोलेंगे तो इसका कुछ ना कुछ भार निकलेगा द्रव्यमान। क्या मेरे भाई इस मार्कर के भार को आप चेंज कर सकते हैं, यानी कहीं सपोज समझिए कि ये 20 ग्राम का होगा तो क्या आप 40 ग्राम कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। क्या मेरे भाई इसको तोड़ देंगे, मान लीजिए कि 20 ग्राम का है, क्या इसको तोड़ देता हूं मैं ऐसा, इसको मान लीजिए कैप अलग कर दूंगा, अब फिर मैं जाके इसका द्रव्यमान दोनों को किया तो क्या मेरे भाई 40 ग्राम निकल जाएगा, नहीं मेरे भाई 20 ही ग्राम निकलेगा। तो वही कहता है मेरे भाई आपका द्रव्यमान संरक्षण के नियम, यानी कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, कि किसी भी मेरे भाई पदार्थ के द्रव्यमान को ना तो डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, यानी कि ना तो नष्ट किया जा सकता है, ना तो बनाया जा सकता है। तौर पे बात की जाए मेरे भाई, यहाँ पे क्या है, आयरन है, आयरन की परमाणु इसमें कितना है, 1 है, और यहाँ पे हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन, यहाँ पे देख रहे हैं मेरे भाई हम लोग के पास कितना है, 3 गो एलिमेंट है, एक आयरन हो गया, एक हाइड्रोजन, ऑक्सीजन हो गया। आप इधर इस एरो के इधर देखेंगे, यानी कि मेरे भाई लेफ्ट हैंड साइड, तो आयरन 1 है, तो आप इसको इधर भी देखना पड़ेगा, यानी कि मेरे भाई उत्पाद की साइड भी देखना पड़ेगा, उत्पादों की भी साइड देखना पड़ेगा, आपका आयरन कितना है। तो यहाँ पे आयरन आपका 3 है, बट इधर तो 2 एक ही है, तो इधर आप क्या करेंगे, इसका परमाणु बढ़ा देंगे, 3 हो गया मेरे भाई। इधर देखेंगे हाइड्रोजन 2 है, इधर कितना हाइड्रोजन 2 है, तो हाइड्रोजन तो आपका संतुलन है मेरे भाई। उसके बाद ऑक्सीजन इधर कितना है मेरे भाई, ऑक्सीजन आपका 1 है, और इधर ऑक्सीजन कितना है आपका 4 है, तो इधर क्या करेंगे मेरे ऑक्सीजन को 4 कर देंगे, तो यहाँ पे ऑक्सीजन तो 4 हो गया मेरे भाई, बट हाइड्रोजन कितना हो गया आपका 4 दूनी 8 हो गया, तो इधर भी आपको करना पड़ेगा, तो 4 दूनी 8। अब देखेंगे मेरे भाई जो आपका ये समीकरण है एकदम बैलेंस हो चुका है, जो आपका ये रासायनिक समीकरण है बैलेंस हो चुका है। इसके हर एक परमाणु मेरे भाई, परमाणुओं की संख्या आपका अभिकारकों ओर, यानी अभिकारक ये हो गया, और उत्पादकों ओर दोनों ओर बराबर है। जैसे कि यहाँ पे आयरन का 3 गो परमाणु है, इधर आयरन का 3 गो परमाणु है, इधर मेरे भाई हाइड्रोजन का 4 दूनी 8 गो है, तो इधर 4 दूनी 8 गो है, ऑक्सीजन का इधर 4 गो है, ऑक्सीजन का इधर 4 गो, यानी कि हम लोग का जो रासायनिक समीक्रिया है ऑलरेडी ये समीकरण संतुलन हो चुका है, यानी कि बैलेंस हो चुका है मेरे भाई। अब बात किया जाए ये हम लोग का Mg+O2 मैग्नीशियम और ऑक्सीजन में देखा जाए तो देखिए ये ऑक्सीजन का 2 है, इधर ऑक्सीजन का 1 है, यानी कि मतलब ये बैलेंस नहीं है। इसी को सीखना है मेरे भाई कैसे बैलेंस किया जाता है। अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पर इस बात का मैं फिर कहते हैं मेरा 100% गारंटी देता हूं, आप एक मेरे भाई समीकरण रासायनिक समीकरण को तूर के बैलेंस करेंगे, वो भी 10-10 सेकंड में। अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पर सीखते हैं किसी भी समीकरण को कैसे बैलेंस किया जाता है, यानी कि किसी भी रासायनिक समीकरण को अभिक्रिया को कैसे मेरे भाई संतुलन किया जाता है। यहाँ पे जितना भी मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हूँ मेरा ये सब आपका रासायनिक संतुलन है। और एक खुशी की बात यह है मेरे जितना भी आप क्वेश्चन देख रहे हैं आपकी पेपर का क्वेश्चन में लाया हूँ, जो कि 2014 से लेकर 2025 तक, यानी कि इस समय तक रहने वाला मेरे भाई ये मोस्ट रिपोर्टेड क्वेश्चन है, जो कि आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो इसको आप हल्का मत लीजिएगा, मैं फिर कह रहा हूँ मेरे भाई 100% गारंटी देता हूँ, जितना भी ये आपका रासायनिक समीकरण है इसको संतुलन करने के लिए आपके एग्जाम में पूछता है, वो भी MCQ में या 2 मार्क्स में। तो इस बात का मैं फिर गारंटी देता हूँ 100%, एक मेरे भाई समीकरण को आप 10-10 सेकंड के अंदर करेंगे। सिर्फ ध्यान क्या देना है भाई, सब पहले इसमें क्या बैलेंस करेंगे, आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप मेटल को करेंगे, उसके बाद से मेरे भाई आप नॉन मेटल को करेंगे, उसके बाद से मेरे भाई आप क्या करेंगे ऑक्सीजन को, उसके बाद से मेरे भाई उसके बाद से हाइड्रोजन को, और लास्ट में करेंगे आप ऑक्सीजन को। याद रखिए मेरे भाई किसी भी रासायनिक समीकरण को संतुलन करना है तो सबसे पहले इस पूरी रासायनिक समीकरण में मेरे भाई आप दोनों तरफ, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, यानी कि मेरे भाई आप उत्पादकों की ओर और मेरे भाई आप कारकों की ओर देखेंगे। परमाणुओं की जो एलिमेंट की संख्या होगी सबसे पहले सर देखेंगे मेरे भाई मेटल में कितना है, उसके बाद से मेटल को बैलेंस करने के बाद से परमाणुओं की संख्या को बैलेंस
करने के बाद से नॉन मेटल को, उसके बाद से हाइड्रोजन को, लास्ट में भाई ऑक्सीजन को। ऐसे बात किया जाए मेरे भाई, इसमें हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे Mg यानी कि मैग्नीशियम क्या है हम लोग का, नॉन मेटल है, यानी कि ये मेटल नहीं है। और उसके बाद से ऑक्सीजन, ऑक्सीजन भी हम लोग का क्या है, नॉन मेटल है। और यहाँ पे मैग्नीशियम ऑक्सीजन यानी कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन ये दोनों क्या है मेरे भाई, हम लोग का नॉन मेटल है। तो मैं बताया सबसे पहले आप दूसरा क्वेश्चन को देख रहे हैं मेरे भाई। दूसरा क्वेश्चन हम लोग का इसमें देख रहे हैं कितना एलिमेंट है, तो एक हाइड्रोजन है, एक हम लोग का क्लोरीन है, इधर भी आपका देखेंगे हाइड्रोजन क्लोरीन के दो एलिमेंट है। तो सबसे पहले इस समीकरण को आपको बैलेंस करना है, यानी कि क्वेश्चन 2 को। तो मैं फिर कहता हूँ आप किसको देखिए, मेटल को। इसमें मेटल कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो नॉन मेटल को देखिए। तो नॉन मेटल दिख रहा है, यहाँ पे हाइड्रोजन है और यहाँ पे क्लोरीन है मेरे भाई। तो देखेंगे मेरे भाई, मैं आपको बताया था कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन को छोड़ के ये दोनों नॉन मेटल है, लेकिन इन दोनों को पहले नहीं करना है, इन दोनों को छोड़ के जो बाकी जो नॉन मेटल बच रहे हैं उनको करना है। तो हाइड्रोजन को छोड़ दीजिए, यहाँ पे क्लोरीन नॉन मेटल है, तो क्लोरीन इधर देखेंगे अभिकारकों की ओर में भाई, इसका परमाणु संख्या 2 है, तो इधर भी तो उत्पादकों की ओर भी तो 2 होना चाहिए। तो इधर 2 करने के लिए इधर 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी 2 इधर लिख दीजिए। तो 2 इधर लिख दिए तो क्लोरीन का 2 हो गया, बट देख रहे हैं यहाँ पे उसके बाद से हाइड्रोजन का भी तो 2 हो गया है, तो हाइड्रोजन का इधर 2 है, क्लोरीन का 2 है, यानी कि हाइड्रोजन का अभिकारकों की ओर परमाणु संख्या 2 है, तो इधर भी हाइड्रोजन का अभिकारकों का संख्या 2 है, इधर क्लोरीन का 2 है, इधर भी 2 है, यानी कि ये ऑलरेडी दोनों बैलेंस हो चुका है, पहला और दूसरा। अब तीसरा का बात करते हैं मेरे भाई, ये हम लोग का कैल्शियम ऑक्साइड है, यानी कि कैल्शियम एक एलिमेंट है, ऑक्सीजन एगो एलिमेंट है और हाइड्रोजन एगो एलिमेंट है। इन्हें कहेगा ऑक्सीजन एगो ना, ऑक्सीजन मतलब 3 गो एलिमेंट है इस पूरे रासायनिक समीकरण में। तो सबसे पहले आपका किसको करिए, मेटल को करिए। तो मेटल ढूंढिए, ये कैल्शियम मेटल नहीं है, ऑक्सीजन मेटल नहीं है, हाइड्रोजन मेटल नहीं है, ऑक्सीजन तो हम लोग पहले ही जान चुके हैं। तो नॉन मेटल को करिए, तो नॉन मेटल में भी आपको हाइड्रोजन ऑक्सीजन को छोड़ देना है, बाकी जो बच जा रहा है, यानी कि नॉन मेटल में हम लोग का यहाँ पे कैल्शियम देख रहे हैं। तो कैल्शियम को सबसे पहले करते हैं, कैल्शियम का इधर संख्या परमाणु संख्या 1 है, इधर परमाणुओं की संख्या कैल्शियम का 1 है, ये बैलेंस है। उसके बाद से मेरे भाई नॉन मेटल हो गया। अब मेरे भाई नॉन मेटल में अब उसके बाद से आपको करेंगे हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन का उसमें रासायनिक समीकरण में दिख रहा है, तो इधर देख रहे हैं हाइड्रोजन की परमाणु कितनी संख्या है, 2 है, तो इधर कितनी है, यहाँ पे 2 है मेरे भाई। और मेरे भाई उसके बाद से देखेंगे ऑक्सीजन का, तो ये तो हम लोग का ये भी है, ये भी ऑक्सीजन का देखेंगे, इधर 1 है, इधर 1 है, इधर 1 यानी कि 2 है हम लोग का अभिकारकों की ओर, और उत्पादों की ओर देखा जाए तो इधर भी 2 है, यानी ये हम लोग का समीकरण ऑलरेडी बैलेंस था, यानी संतुलन था। बात करते हैं मेरे भाई हम लोग के चौथे। तो चौथा देखा जाए तो हम लोग का ये कॉपर ऑक्साइड और हाइड्रोजन है, यानी कहना कॉपर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन 3 एलिमेंट है इस समीकरण में। तो सबसे पहले मैं फिर कहता हूँ मेरे मेटल को, तो मेटल इधर देखिए यानी अभिकारकों की ओर, मेटल देखिए तो इधर देख रहे हैं हम लोग का कॉपर है, तो इधर देखना पड़ेगा यानी कि उत्पादकों की ओर भी। तो मेटल की संख्या यानी परमाणु कॉपर की संख्या कितना है, 1 है, इधर भी 1 है, यानी कॉपर हम लोग का बैलेंस है, संतुलन है मेरे भाई। उसके बाद से नॉन मेटल, उसके बाद से नॉन मेटल को देखिए, तो नॉन मेटल में बच जा रहा है हम लोग का ऑक्सीजन और हाइड्रोजन 2 चीज। तो सबसे पहले नॉन मेटल में आपको हाइड्रोजन को करना है, तो हाइड्रोजन की संख्या इधर 2 है, इधर भी 2 है, यानी कि ये भी हम लोग का ऑलरेडी संतुलन है मेरे भाई। उसके बाद ऑक्सीजन का देखा जाए इधर 1 है, ये भी 1 है मेरे भाई, यानी कहा जाए हम लोग का ये भी ऑलरेडी पहले से ही जो समीकरण था ये संतुलन था। तो मेरे भाई इस तरह संतुलन करता जाता है किसी भी रासायनिक समीकरण को मेरे भाई। सबसे पहले मेटल, नॉन मेटल, हाइड्रोजन, उसके बाद से ऑक्सीजन। अब 5वां क्वेश्चन देखते हैं ये में हम लोग का संतुलन है कि नहीं है। तो देख रहे हैं इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड है मेरे भाई, और यहाँ पे HCl यानी कि सोडियम, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन और Cl, यानी कि इसमें 4 गो एलिमेंट है इस पूरे समीकरण में। तो सबसे पहले हमको करना है मेटल को। तो मेटल कहाँ है मेरे भाई, सोडियम मेटल नहीं है, नॉन मेटल है, ऑक्सीजन मेटल नहीं है, नॉन मेटल, हाइड्रोजन नॉन मेटल है मेरे, और यहाँ पे क्लोरीन नॉन मेटल है। तो नॉन मेटल में मेरे भाई सबसे पहले आप क्या करेंगे, उस नॉन मेटल को करेंगे जो कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अलावा है। तो हाइड्रोजन को तो पहले नहीं करेंगे, ना ही ऑक्सीजन करेंगे, यानी कि सोडियम को करेंगे मेरे भाई। तो सोडियम की संख्या इधर कितनी है, 1 है, इधर 1 है, यानी कि बैलेंस है। उसके बाद से कह दिए इधर भी देखना है, अब इसको करेंगे क्लोरीन को, तो क्लोरीन की संख्या इधर 1 है, इधर भी 1 है, यानी बैलेंस है मेरे भाई। उसके बाद से किसको करना है, हाइड्रोजन को। तो हाइड्रोजन की संख्या इधर कितनी है मेरे भाई, 2 है, इधर 1 है, तो इधर हमको छेड़खानी करना पड़ेगा। और जब भी इधर हाइड्रोजन की संख्या हम लोग 2 की है, तो मेरे भाई एक चीज आप नोटिस करेंगे, हम लोग का सोडियम भी तो 2 हो गया है, तो कहीं ना कहीं सोडियम को भी 2 करना पड़ेगा। और यहाँ पे ऑक्सीजन कितना हो गया मेरा, ऑक्सीजन भी 2 हो गया, तो कहीं ना कहीं मेरे भाई यहाँ पे भी हमको करना पड़ेगा, यहाँ पे 2। तो यहाँ पे 2 कर दिए, तो हाइड्रोजन का आप देखेंगे 4 गो हो गया, तो अब क्या किया जाए, हाइड्रोजन का 4 गो हो गया मेरे भाई, तो यहाँ पे तो 2 गो है, तो यहाँ पे कर दीजिए 2, तो यहाँ पे 2 और 2 हाइड्रोजन का कितना हो गया, 4 गो हो गया। तो देखा जाए मेरे भाई ओवरऑल कहा जाए हम लोग का समीकरण
समीकरण बैलेंस है। आप कहेंगे के तरह, तो देखिए सोडियम का इधर 2 है, सोडियम का इधर 2 बैलेंस है। ऑक्सीजन का कितना है, यहाँ पे 2 हो गया मेरे भाई, तो इधर ऑक्सीजन का देखेंगे तो यहाँ पे 2 हो गया मेरे भाई। उसके बाद हाइड्रोजन का कितना है, 2 गो और 2 गो 4 गो हो गया मेरे भाई, तो इधर 2 दूनी 4 गो, ये भी हो गया मेरे भाई। क्लोरीन का इधर 2 है, क्लोरीन का इधर 2 है, यानी कि हम लोग इसको ऑलरेडी बैलेंस कर चुके हैं मेरे भाई। अब बात करते हैं मेरे भाई क्वेश्चन नंबर उनका 6 है, तो इसमें मेथेन है यानी कि CH4 है, यानी कहा जाए कि कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन 3 एलिमेंट है ओवरऑल इस सभी समीकरण में। तो देखिए सबसे पहले मैं हमेशा कहता हूँ आप किसको करिए, मेटल को, तो मेथेन हम लोग का मेटल नहीं है। के बाद से नॉन मेटल को, तो नॉन मेटल में भी उसको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़ के पहले हाइड्रोजन ऑक्सीजन रहेगा उसमें नॉन मेटल, लेकिन उसको नहीं करना है। उसके अलावा जितना भी नॉन मेटल है सबसे पहले उसको बैलेंस करिए, ये मैं तभी से कह रहा हूँ। तो यहाँ पे देख रहे हैं मेथेन है, मेथेन कर रहा हूँ, यहाँ पे कार्बन है मेरे भाई, तो कार्बन इधर देखेंगे कार्बन की संख्या किधर एक है, यानी ये ऑलरेडी बैलेंस है। उसके बाद से हम यानी कि अब कोई दूसरा हम लोग का नॉन मेटल नहीं बच गया, अब बच गया हम लोग का हाइड्रोजन ऑक्सीजन। तो सबसे पहले इन दोनों में हमको हाइड्रोजन को बैलेंस करना है, तो हाइड्रोजन की संख्या इधर 4 है, इधर देखा जाए तो 2 है, तो इधर क्या करेंगे 2 बना देंगे, तो 2 दूनी 4 हो गया। अब देख रहे हैं इधर 2 कर दिए, तो ऑक्सीजन कितना हो गया हम लोग का 2 हेन्ने हो गया, 2 हेन्ने यानी 4 हो गया। तो ऑक्सीजन को भी 4 बनाना पड़ेगा, तो कहीं ना कहीं इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ऑक्सीजन का 4 हो गया, ऑक्सीजन का 2 ये दे 2 4 हो गया, कार्बन का 1 है, यहाँ पे हाइड्रोजन का 4, हाइड्रोजन का 4 है, ओवरऑल ये भी हम लोग का समीकरण बैलेंस हो गया। अब बात करते हैं मेरे भाई यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट जब टूटता है यानी कि हीट देते हैं तो किसमें टूटता है, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में। तो इसमें 1 गो 2 गो यानी कहा जाए मेरे भाई इसमें 2 गो एलिमेंट है, कार्बन और कार्बन कर रहा हूँ कैल्शियम और कार्बन और ऑक्सीजन 3 गो एलिमेंट है मेरे भाई। तो देखा जाए सबसे पहले आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ कौन सी है, कैल्शियम है मेरे भाई, ये नॉन मेटल है, कार्बन नॉन मेटल है, ऑक्सीजन नॉन मेटल है। तो सबसे पहले आप देखिए मेरे भाई ऑक्सीजन की संख्या कितनी है 3, तो आप सबसे पहले कैल्शियम को करिए, कैल्शियम इधर 1 है यानी कि नॉन मेटल को, तो कैल्शियम 1 है तो 1 है, बैलेंस है ऑलरेडी मेरे भाई। और यहाँ पे देखा जाए यहाँ पे कार्बन की संख्या इधर कितनी 1 है, ये भी बैलेंस है मेरे भाई। ऑक्सीजन इधर कितना है 3 है, इधर कितना है 2 1 3, यानी ये हम लोग का ऑलरेडी पहले से ही बैलेंस है मेरे भाई। अब यहाँ पे 7वां देखा जाए तो यहाँ पे एल्युमिनियम हो गया, कॉपर ऑक्साइड यानी कि एल्युमिनियम कॉपर और ऑक्साइड 3 गो एलिमेंट है। तो सबसे पहले मैं कहा मेटल को करिए, तो मेटल इधर एल्युमिनियम हो गया, ये तो आपका कॉपर, ये भी एल्युमिनियम हो गया, ऑक्सीजन हो गया। तो इन दोनों में से आपका जो इच्छा होता है, कॉपर भी आपका मेटल है, एल्युमिनियम भी आपका मेटल, इन दोनों में से आपको जो इच्छा है मेरे भाई उसको पहले करिए। तो मैं सबसे पहले एल्युमिनियम को करता हूँ मेरे भाई। एल्युमिनियम को इधर देखूंगा मेरे भाई, उत्पादकों की ओर संख्या कितनी है, परमाणु संख्या एल्युमिनिया की, तो एल्युमिनिया का देखा जाए 2 है, तो इधर भी कहीं ना कहीं हमको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तब तो होगा इसकी भी परमाणु संख्या 2, तो इधर 2 हो गया। अब उसके बाद से कॉपर पे चलते हैं, ये भी मेटल है, तो इधर कॉपर का देखा जाए 1 इधर 1 ऑलरेडी बैलेंस है। उसके बाद से देखेंगे कहीं ना कहीं इसमें हाइड्रोजन है, तो सीधे बच जा रहा है हम लोग का ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन पे चले जाते हैं मेरे भाई। ऑक्सीजन की संख्या इधर 3 है, तो कहीं ना कहीं हमको भी इधर ऑक्सीजन को 3 बनाना पड़ेगा, तो 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आगे। तो ऑक्सीजन की संख्या 3 गया, बट एक चीज गड़बड़ हो गया, हम लोग का कॉपर की संख्या इधर 3 हो गया, बट इधर कितना है 1 है, तो इधर भी 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब देखेंगे ऑलरेडी ये बैलेंस हो चुका है मेरे भाई। एल्युमिनिया का 2 गो, कॉपर का 3 गो, ऑक्सीजन का कितना हो गया 3 गो, बस मेरे भाई। ये होता है एक बेस्ट तरीका स्मार्ट स्टूडेंट का, टॉपर का मेरे भाई सॉल्यूशन करने का, एकदम 10 सेकंड के अंदर आपके सामने। ये फार्मूला याद रखिए, उसमें मेटल को करिए, नॉन मेटल को, हाइड्रोजन को, ऑक्सीजन को। जब यहाँ पे आप 3-4 कर देंगे तो देखेंगे द लास्ट में आपका 10 से 20 सेकंड में वो आपका रासायनिक समीकरण मेरे भाई फट दे, आपका देखेंगे सब पूरा बैलेंस यानी कि संतुलन हो। हम लोग का जो अगला टॉपिक है मेरे भाई रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, जैसे कि मेरे भाई हम लोग रासायनिक अभिक्रिया के लक्षण देखे थे, अब हम लोग देखेंगे मेरे भाई रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार कितना होता है। इसमें से सबसे पहला जो रासायनिक अभिक्रिया का प्रकार होता है मेरे भाई संयोजन अभिक्रिया, जिसको इंग्लिश में कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। देखिए अब ये क्या होता है, जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर एक नया पदार्थ बनाते हैं, इसको कहा जाता है मेरे भाई, इस अभिक्रिया को कहा जाता है संयोजन अभिक्रिया या कॉम्बिनेशन रिएक्शन इन इंग्लिश में। तो जैसे एग्जांपल्स में आपको बताता हूँ मेरे भाई, आपको एकदम क्लियरिटी से समझ आएगा। देखिए जैसे यहाँ पे आपका हम लोग का एक हाइड्रोजन हो गया, एक ऑक्सीजन हो गया, इसमें कितना है 2 गो पदार्थ है। ये 2 गो पदार्थ मेरे भाई आपस में अभिक्रिया करके यहाँ पे जो ये उत्पाद बना रहा है, तो इसमें देखेंगे 1 ही गो पदार्थ बन रहा है, यानी कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन 2 गो पदार्थ है, दोनों आपस में अभिक्रिया कर रहा है। और यहाँ पे उत्पाद में देखेंगे मेरे भाई तो हम लोग का सिर्फ वाटर बन रहा है, यानी कि 1 गो पदार्थ बन रहा है। तो यही कहता है मेरे भाई संयोजन अभिक्रिया, जब
दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में अभिक्रिया करके एक ही नया पदार्थ बनाता हो। यानी कि इस तरह समझिए मेरे भाई, जब अभिकारक दो हो या दो से अधिक आपस में अभिक्रिया करे सब करके सिर्फ उत्पाद में मेरे भाई एक ही पदार्थ मिले, बस दो इधर तक कितना हो चलेगा, जैसे एरो के इधर कितना हो चलेगा, कितना हो पदार्थ रहे, बट इधर जो मेरे भाई एरो के बाद यानी उत्पाद में जो पदार्थ हो सिर्फ एक ही हो, इस प्रोसेस को कहा जाता है मेरे भाई संयोजन अभिक्रिया। जैसे इसमें भी देखेंगे आप मैग्नीशियम और ऑक्सीजन दो गो है, दो गो पदार्थ देख रहे हैं, एक मैग्नीशियम एगो पदार्थ हो गया, एक ऑक्सीजन पदार्थ हो गया, दोनों आपस में अभिक्रिया करके यहाँ पे MgO बना रहा है यानी कि मैग्नीशियम का ऑक्साइड। तो इधर दो गो है, इधर बन रहा है कितना, एगो, इधर मेरे भाई कितना हो रहे, दो गो रहे, तीन गो रहे, चार गो रहे, बट हमको इधर एक ही गो मिलता है, तब उस अभिक्रिया को, उस रिएक्शन को मेरे भाई हम लोग क्या कह देंगे, संयोजन अभिक्रिया। जैसे यहाँ पे देखिए कैल्शियम ऑक्साइड है और यहाँ पे वाटर है, कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर दो गो पदार्थ हुआ, दोनों आपस में अभिक्रिया कर लिए, अभिक्रिया करके मेरे भाई यहाँ पे कैल्शियम यहाँ पे हाइड्रा ऑक्साइड बना दिए यानी कि CaOH का होल ट्वाइस बन गया मेरे भाई। तो इधर देख रहे हैं हम लोग का एक ही गो पदार्थ मिल रहा है, बट इधर दो गो पदार्थ है। उसी तरह मेरे भाई देखा जाए कि यहाँ पे कैल्शियम यहाँ पे ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड जब हाइड्रोजन से रिएक्ट कर रहा है तो इधर क्या बना रहा है, कॉपर और हाइड्रोजन गए। तो यहाँ पे देख रहे हैं मेरे भाई, इधर तो दो गो था बट इधर कितना बन रहा है, इधर दो गो बन रहा है। तो कहीं ना कहीं ये कहा जाए मेरे भाई संयोजन अभिक्रिया का ये उदाहरण नहीं है, यानी कि ये संयोजन अभिक्रिया, इस अभिक्रिया को नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इधर मेरा इधर तो दो गो है बट इधर भी तो दो गो मिल रहा है। लेकिन संयोजन अभिक्रिया क्या कहता है मेरे भाई कि हमेशा दो पदार्थ या दो से अधिक पदार्थ आपस में अभिक्रिया करके हमेशा उत्पाद में एक ही को पदार्थ बनाएगा, उस प्रक्रिया को मेरे भाई कहा जाता है संयोजन अभिक्रिया। अब हम लोग बढ़ते हैं मेरे भाई नेक्स्ट अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया का दूसरा प्रकार होता है मेरे भाई अपघटन अभिक्रिया, यानी कि जिसको इंग्लिश में कहते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। देखिए अपघटन अभिक्रिया क्या होता है, जब एक यौगिक क्या होता है मेरे भाई, जिसको इंग्लिश में कहते हैं कंपाउंड, आप क्लास 9 में पढ़ चुके हैं। यौगिक ऐसा पदार्थ होता है जो कि दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थ से मिलकर बनता है एक फिक्स अनुपात में मेरे भाई। तो जब एक यौगिक टूट कर मेरे भाई दो या दो से अधिक सरल पदार्थ बनाता है, उस अभिक्रिया को कहा जाता है अपघटन अभिक्रिया। उदाहरण के माध्यम से समझा जाए मेरे भाई, जैसे यहाँ पे देख रहे हैं PbNO3 का होल ट्वाइस, यानी कि हम लोग का ये लेड नाइट्रेट है। तो इधर हम लोग का कौन सा है, इधर कितना पदार्थ है, एगो पदार्थ है, बट जब मेरे भाई ये इसको हीट दिया जा रहा है, चाहे इसका रिएक्शन कराया जा रहा है, तो टूट रहा है कितना में, एगो पदार्थ, दो गो, तीन गो, यानी PbO यानी कि लेड ऑक्साइड में टूट रहा है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में टूट रहा है और ऑक्सीजन में टूट रहा है मेरे भाई। तो यहाँ पर देख रहे हैं एगो पदार्थ तीन गो में टूट रहा है। तो वही कह रहा है मेरे भाई, जब एक यौगिक यानी कि एक कंपाउंड मेरे भाई टूट कर दो या दो से अधिक सरल पदार्थ बनाता है। आप यहाँ पर देख रहे हैं एक ही गो नहीं, पूरा कंपाउंड है, यौगिक है, जब ये टूट रहा है मेरे भाई तो दो से अधिक यानी तीन गो बन जा रहा है। यहाँ पर देखा जाए मेरे भाई आपका आयरन सल्फेट F यहाँ पे 2FeSO4 है, जब एक ही गो है इधर, यानी कहा जाए कि इसमें अभिकारकों की ओर मेरे भाई एक ही गो पदार्थ होता है और उत्पादों की ओर दो या दो से अधिक पदार्थ बनते हैं। एकदम सिंपल भाषा में समझिए मेरे भाई। आप देखे थे संयोजन अभिक्रिया में, उसमें क्या था, उसमें दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलके उत्पाद की ओर एक ही नया पदार्थ बनाते हैं। उसी का ठीक उल्टा होता है मेरे भाई अपघटन। इसमें क्या होता है, सिर्फ एक वो मेरे भाई पदार्थ टूट के दो या दो से अधिक उत्पादों की ओर पदार्थ बनाता है। यानी कहा जाए मेरे भाई अपघटन अभिक्रिया और संयोजन अभिक्रिया एक दूसरे के उल्टा होते हैं, यानी रेसिप्रोकल होते हैं। यहाँ पे वाटर को देख रहे हैं, तो वाटर इधर देख रहे हैं, इस एरो के इधर, यानी कि मेरे भाई अभिकारक इधर कितना पदार्थ है, अभिकारक की ओर एक ही पदार्थ है वाटर। आप देख रहे हैं मेरे भाई इधर कितना एगो पदार्थ है, बट उत्पादों की ओर में रह जाए देख रहे हैं हम लोग का दो गो पदार्थ मिल रहा है। तो ओवरऑल कहा जाए मेरे भाई अपघटन अभिक्रिया ऐसा अभिक्रिया होता है जिसमें एक यौगिक यानी कंपाउंड टूट के दो या दो से अधिक सरल पदार्थ बनाता है। यानी कि इसमें मेरे भाई अभिकारक की संख्या, अभिकारक की ओर पदार्थ एक ही को रहेगा, बट जब ये रिएक्शन करेगा यानी अभिक्रिया करेगा तो इसके फलस्वरूप से मेरे भाई इस अभिकारक के फलस्वरूप से जो चीज बनता है यानी उत्पादों की ओर मेरे भाई वो दो या दो से अधिक पदार्थ आपको हमेशा देखने को मिलेंगे। और जिसमें भी मेरे भाई आपको अभिकारकों की ओर एक ही यौगिक कंपाउंड है मेरे भाई, और वही टूट के मेरे भाई आगे टूट के आपको उत्पादों की ओर दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर बनते हुए दिख रहे हैं मेरे भाई, उस अभिक्रिया को आप कह देंगे अपघटन अभिक्रिया। यानी कि रासायनिक अभिक्रिया का हम लोग दो प्रकार देखे हैं, पहला था हम लोग का संयोजन अभिक्रिया, दूसरा था हम लोग का अपघटन अभिक्रिया। अब इस अपघटन अभिक्रिया के भी मेरे भाई
तीन गो प्रकार होता है, जिसमें से पहला प्रकार होता है मेरे भाई उष्मीय अपघटन अभिक्रिया। अब हम लोग समझते हैं कि उष्मीय अपघटन अभिक्रिया क्या होता है मेरे भाई। तो जहाँ पे उष्मा देने पर यौगिक टूट जाता हो, यानी कि जिस रिएक्शन में मेरे भाई, जिस अभिक्रिया में उष्मा देने पर वो अभिक्रिया क्या होता है, टूट कर नया पदार्थ बनाता हो। जैसे कि बात किया जाए मेरे भाई, यहाँ पे आयरन सल्फेट है। आयरन सल्फेट को जब हम लोग हीट देंगे, हीट इसको प्रोड्यूस करेंगे मेरे भाई, यानी कि उष्मा देंगे आयरन सल्फेट को, तो किस में टूटता है हम लोग का, टूटता है फेरिक ऑक्साइड में मेरे भाई। उसके बाद से यहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड में और सल्फर ट्राइऑक्साइड में मेरे भाई टूटता है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे आयरन सल्फेट को जब हम लोग हीट प्रोड्यूस कर रहे हैं तो यहाँ पे टूट रहा है फेरिक ऑक्साइड में, यहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड में और सल्फर ट्राइऑक्साइड में मेरे भाई। तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया, हम लोग का उष्मीय अपघटन अभिक्रिया का एग्जाम्पल हो गया। दूसरा होता है मेरे भाई हम लोग का अपघटन अभिक्रिया के प्रकार विद्युत अपघटन अभिक्रिया। तो विद्युत अपघटन अभिक्रिया क्या होता है मेरे भाई, जिस अपघटन अभिक्रिया के अंदर मेरे भाई विद्युत धारा प्रवाहित करने पर वो यौगिक टूटता हो। यानी कि मेरे भाई जैसे कि बात करें यहाँ पे वाटर हुआ, तो वाटर को कभी भी तोड़ना है मेरे भाई, चूंकि हम लोग जानते हैं वाटर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बनता है, तो वाटर को कभी भी तोड़ना है मेरे भाई, तो उसके अंदर से आप इलेक्ट्रिक करंट को पास कराइए, यानी कि विद्युत धारा को प्रवाहित कराइए। तो देखेंगे जो हम लोग का ये वाटर होता है टूटेगा दो गो पदार्थ में, पहला यहाँ पे हाइड्रोजन में, दूसरा ऑक्सीजन में भाई। तो ये किस चीज का एग्जाम्पल हो गया हम लोग का, ये विद्युत अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण हो गया मेरे भाई। तीसरा होता है प्रकाश रासायनिक अपघटन, यानी प्रकाश संश्लेषण वाला। ये क्या होता है मेरे भाई, प्रकाश रासायनिक अपघटन कब होता है, ये मेरे भाई इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, यानी कि ये प्रकाश के उपस्थित में ये अभिक्रिया होता है मेरे भाई। जैसे उदाहरण में बात किया जाए यहाँ पे हम लोग का AgCl हो गया, यानी सिल्वर क्लोराइड हो गया। जब मेरे भाई सिल्वर क्लोराइड पे डायरेक्ट प्रकाश पड़ता है तो टूटता है किसमें किसमें, Ag में या सिल्वर 2 में, यानी कि सिल्वर और क्लोराइड में दोनों अलग हो जाता है मेरे भाई। तो ओवरऑल कहा जाए अपघटन अभिक्रिया के तीन गो प्रकार होता है, उष्मीय अपघटन अभिक्रिया मेरे भाई, विद्युत अपघटन अभिक्रिया और प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। ये प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया के मेरे भाई का बहुत बड़ा यूज है इन द फोटोग्राफ में, ओल्ड जो इतना भी फोटोग्राफ था। अब हम लोग बढ़ते हैं मेरे भाई थर्ड टाइप्स ऑफ रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। तीसरा रासायनिक अभिक्रिया का प्रकार होता है मेरे भाई विस्थापन अभिक्रिया, जिसको इंग्लिश में कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आइए समझते हैं विस्थापन अभिक्रिया क्या कहता है। जब अधिक क्रियाशील धातु किसी कम क्रियाशील धातु को उसके यौगिक से विस्थापित कर देती है, इस प्रक्रिया को, इस अभिक्रिया को मेरे भाई विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे मेरे भाई आपको एक रियल लाइफ बेस से इसको समझाना चाहूंगा। जैसे मान लीजिए मेरे भाई दो लोग हुए, इसमें से एक लोग क्या हुए मेरे भाई के पास कम पावर है और दूसरे लोग के पास ज्यादा पावर है। तो क्या करेगा मेरे भाई, जो ज्यादा पावर वाला लोग रहेगा कम पावर वाले लोग को तुरंत विस्थापित मार पीट के हटा देगा, उसके जगह ले लेगा वो। यानी कि समझ रहे हैं, उसी तरह ये भी होता है। इसमें जो अधिक क्रियाशील वाले धातु होते हैं मेरे भाई, वो कम क्रियाशील वाले अपने से जो नीचे होते हैं, इन लोगों से जो सबसे छोटे धातु होते हैं, इनको हटा के किगरी करके उनके जगह ये ले लेते हैं। जैसे बात किया जाए मेरे भाई, इतना आप याद कर लेते हैं तो आपका काम बन जाएगा, यानी विस्थापन अभिक्रिया समझ आ जाएगा। उसके बाद से द्वि विस्थापन अभिक्रिया भी समझ जाएगा। तो देखिए सबसे ज्यादा अभिक्रिया वाला मतलब सबसे ज्यादा शक्ति किसके पास होता है, कहा जाए मतलब अधिक क्रियाशील धातु कौन सी होता है, पोटेशियम। सबसे ज्यादा पूरा आपके मेरे भाई पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा जो अधिक क्रिया होता है, क्रियाशील होता है मेरे भाई धातु होता है पोटेशियम। उसके बाद से होता है सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, यहाँ पे आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर और Au किस चीज का होता है, गोल्ड का होता है। यानी कि पोटेशियम के पास मेरे भाई पावर ज्यादा है सोडियम से, कैल्शियम से, मैग्नीशियम से, एल्युमिनियम से। यानी कहा जाए इसके नीचे जितना भी आ रहा है, पोटेशियम के नीचे जितना भी ये धातु आ रहा है, इन सभी से ज्यादा पावर है पोटेशियम से। यानी कि मेरे भाई कहीं ना कहीं सोडियम को डिस्प्लेस कर देगा पोटेशियम। अब समझते हैं हम लोग के मेरे भाई एग्जाम्पल से। पहले एक बार और डिफिनेशन पढ़ लेते हैं एकदम अच्छा से। यानी विस्थापन अभिक्रिया क्या कहता है, जब अधिक क्रियाशील धातु किसी कम क्रियाशील धातु को उसके ही कंपाउंड से यानी कि यौगिक से विस्थापित कर देता है, इस अभिक्रिया को कहा जाता है विस्थापन अभिक्रिया। जैसे इसमें बात की जाए कॉपर सल्फेट जब जिंक से रिएक्शन करता है, तो देखिए कॉपर इसमें कहाँ आ रहा है, कॉपर हम लोग का यहाँ पे आ रहा है, और जिंक कहाँ आ रहा है मेरे भाई, यानी कि ऊपर आ रहा है। कहीं ना कहीं जिंक पावरफुल ज्यादा है मेरे भाई कॉपर से, यानी जिंक के पास ज्यादा पावर है मेरे भाई। ये मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट है, यानी कि ये अधिक क्रियाशील धातु है, और ये कॉपर है मेरे भाई ये कम क्रियाशील धातु है। तो कहीं मेरे भाई
कॉपर को हटा के जिंक जाके वो जब बैठ जाएगा, क्योंकि पास इसके पास ज़्यादा ताकत है मेरे भाई। तो यहाँ पे कॉपर सल्फेट जब जिंक से रिएक्ट कर रहा है तो यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे जिंक सल्फेट या सल्फेट तो सल्फेट वही है, बट यहाँ पे कॉपर के जगह पे क्या हो गया मेरे भाई, जिंक आके बैठ गया। यानी कहा जाए कॉपर का जो जगह है वो जिंक ले लिया है और कॉपर को है अकेले भेज दिया, चल भाग होने थे तो पास शक्ति कम बा। तो आप देख रहे हैं मेरे भाई जो मोर रिएक्टिव मेटल होता है यानी कि ज़्यादा क्रियाशील धातु होता है वो अपने से कम क्रियाशील धातु को क्या करता है, विस्थापित कर देता है, यानी कि हटा के उसकी जगह ले लेता है। जैसे एग्जांपल में देख रहे हैं ये कॉपर सल्फेट हुआ और ये जिंक से रिएक्शन कर रहा है, जिंक ज़्यादा क्रियाशील धातु है तो क्या करेगा, कॉपर को हटा दिया या कॉपर के जगह पे अपना जिंक बैठ गया यानी विस्थापित हो गया, तो यहाँ पे जिंक सल्फेट बन गया, इधर कॉपर का कॉपर ही रह गया। एकदम बढ़िया से आपको समझ आ रहा है, मैं एकदम आशा करता हूँ। उसके बाद से दूसरा उदाहरण देखिए, ये आयरन हो गया, आयरन कॉपर सल्फेट से अभिक्रिया कर रहा है, दोनों रिएक्शन कर रहा है। तो यहाँ पे देखेंगे आयरन, आयरन हम लोग का कहाँ है मेरे भाई, Fe यहाँ पे है, आयरन हम लोग का यहाँ पे है। और उसके बाद से हमको क्या देखना है, कॉपर देखना है, कॉपर यहाँ पे है। तो कहीं ना कहीं आयरन ज़्यादा क्रियाशील धातु है मेरे भाई, एज कंपेरिजन किया जाए कॉपर क्रियाशील धातु से, कॉपर क्रियाशील धातु मेरे भाई कम क्रियाशील धातु है, क्योंकि आयरन इससे ऊपर आ रहा है तो आयरन मेरे भाई इसके पास ज़्यादा पावर है। कहीं ना कहीं आयरन भी मेरे भाई इस कॉपर को हटा के जाके ऊर्जा बैठ जाएगा, क्योंकि इसके पास ज़्यादा शक्ति है। तो यहाँ पर देखेंगे आयरन जब कॉपर सल्फेट का दोनों का क्या हो रहा है, रिएक्शन हो रहा है, यानी कि अभिक्रिया कर रहे हैं दोनों आपस में। तो ये आयरन क्या कर रहा है, कॉपर को हटा दे रहा है और कॉपर के जगह पे आयरन बैठ जा रहा है, तो बन जा रहा है हम लोग का आयरन सल्फेट। ये सल्फेट का सल्फेट ही, ये नहीं बदलने वाला है। बस देख रहे हैं यहाँ पे इधर क्या था, कॉपर सल्फेट था, यानी सल्फेट के साथ कॉपर था, बट जब अभिक्रिया कर रहा है तो यहाँ पे देख रहे हैं आयरन सल्फेट बन जा रहा है। कहीं ना कहीं मेरा ये आयरन इस कॉपर का जगह ले रहा है, अभिक्रिया करते समय इस कॉपर का जगह ले रहा है, क्योंकि कॉपर कम क्रियाशील धातु है और आयरन का है ज़्यादा अधिक क्रियाशील धातु है, और कॉपर इधर कॉपर ही रह जा रहा है। चौथा प्रकार है भाई रासायनिक अभिक्रिया का द्विविस्थापन अभिक्रिया। ये मेरे भाई सेम टू सेम विस्थापन अभिक्रिया के ही जैसा होता है, बस इसमें क्या लग जाता है, द्विविस्थापन अभिक्रिया। अब हम लोग समझते हैं मेरे भाई द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या होता है। जब दो यौगिक के आयन, आयन तो आप समझते हैं मतलब किसी भी धातु पे चार्ज, जो चार्ज लगता है प्लस माइनस का, जैसे हाइड्रोजन का प्लस चार्ज, सोडियम का 2 गो प्लस चार्ज, ये सब आयन होता है। तो जब दो यौगिक के आयन्स आपस में स्थान बदलते हैं मेरे भाई, स्थान बदल देंगे तथा यौगिक बनाते, इस अभिक्रिया को कहा जाता है द्विविस्थापन अभिक्रिया। उदाहरण से समझते हैं, आपको उदाहरण से मेरे भाई बहुत बढ़िया समझ आएगा। ऐसे यहाँ पे देख रहे हैं सोडियम सल्फेट हो गया, यहाँ पे बेरियम क्लोराइड, 2 गो पदार्थ है मेरे भाई, और यहाँ पे देख रहे हैं बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड यहाँ पे हो गया। तो अब क्या करेगा, ये सोडियम मेरे भाई इस बेरियम को डिस्प्लेस कर देगा और बेरियम के जगह पे जाके सोडियम बन जाएगा, यानी कि Na बैठ जाएगा, तब जाके हम लोग का कब बन जाएगा यहाँ पे NaCl। और मेरे भाई यहाँ पे सल्फेट है, तो यहाँ पे सोडियम के जगह पे जाके मान लीजिए ये सोडियम इसके जगह पे बैठ गया, यानी कि बेरियम सल्फेट के जगह पे, तो बेरियम सल्फेट कहाँ जाएगा, वो आएगा क्या मेरे भाई सोडियम सल्फेट के जगह पे। यानी कहा जाए ये सोडियम मेरे भाई, ये सोडियम आपका यहाँ चला जाएगा और ये बेरियम आपका यहाँ पे आ जाएगा। तो देखिए सो यहाँ पे बेरियम आपका यहाँ आ गया, इसके जगह पे सोडियम का जगह पे यहाँ पे बेरियम सल्फेट बन गया, और ये सोडियम कहाँ चला गया, इस बेरियम के जगह पे, तो क्या बन जाता है यहाँ पे सोडियम, यानी कि NaCl बन जाता है, सोडियम क्लोराइड बन जाता है। तो देख रहे हैं दोनों आयंस का क्या होता है, इंटरचेंज होता है, यानी कि दोनों आयंस क्या होते हैं मेरे भाई, अपने 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 स्थान को बदल देते हैं। वही तो कह रहा है स्थान बदलते हैं मेरे भाई। तो यहाँ पे क्या बनता है, जब सोडियम सल्फेट बेरियम क्लोराइड से रिएक्ट करता है तो बेरियम सल्फेट बनता है, और बेरियम सल्फेट मेरे भाई ये हम लोग का व्हाइट प्रेसिपिटेट, यानी कि मेरे भाई ये हम लोग का सफ़ेद अवक्षेप बनाता है। जो बेरियम सल्फेट होता है मेरे भाई ये सफ़ेद अवक्षेप में बनता है, और ये हम लोग का तो नमक हो गया। अब दूसरा देखिए एग्जाम्पल मेरे भाई, यहाँ पे Pb है यानी कि लेड है मेरे भाई, नाइट्रेट यानी कि NO3 का होल ट्वाइस है। जब यहाँ पे देख रहे हैं Pb लेड नाइट्रेट मेरे भाई पोटेशियम आयोडाइड से यानी Ki से रिएक्शन कर रहा है, देखिए ये लीड कहाँ चला जाएगा, K के जगह पे K चला आएगा यहाँ पे P के जगह पे। तो देखिए यहाँ पे लीड चला गया कहाँ पे मेरे भाई, यहाँ पे Pb चला गया यहाँ पे K के जगह पे, तो क्या बनता है Pb आयोडाइड यानी कि लेड आयोडाइड बनता है। ये तो ये जो रहेगा ये कहीं नहीं डिस्प्लेस होगा ना, ये डिस्प्लेस होगा, ये अपने जगह पे रहेगा। और ये पोटेशियम कहाँ चला गया मेरे भाई, पोटेशियम आ गया लीड के जगह पे, तो यहाँ पे देखेंगे तो ये क्या बन जाएगा KNO3 NO2 बन गया मेरे भाई, तो यहाँ पे पोटेशियम नाइट्रेट बन गया। यानी कि ये दोनों आपस में मेरे भाई दोनों जो है एलिमेंट, ये धातु आपस का जो आयंस होता है इसी को क्या करते हैं, स्थान को बदल लेते हैं। जैसे इसमें देख रहे हैं Pb मेरे भाई लीड
रिएक्शन करने के बाद से यहाँ पे आयोडाइड था, यहाँ पे आयोडाइड था, देख रहे हैं यहाँ पे, तो इसके पहले पोटेशियम था, तो पोटेशियम को हटा के जाके ये लीड वहाँ बैठ गया। अब ये मान लीजिए अब ये लीड यहाँ बैठ गया, तो पोटेशियम कहाँ जाएगा, पोटेशियम क्या करेगा, इस लीड के जगह पे चला जाएगा। तो लीड के जगह पे चला जाता है तो यहाँ पे पोटेशियम नाइट्रेट बना लेता है, ये यहाँ पे लीड आयोडाइड बन जाता है, वो भी मेरे भाई ये पीले अवक्षेप में। और पीले अवक्षेप में ये हम लोग का बन रहा था किसमें, सफ़ेद अवक्षेप। तो हम लोग का नेक्स्ट टाइप होता है मेरे भाई रासायनिक अभिक्रिया का प्रकार, यानी कि ओवरऑल पांचवा प्रकार, वो होता है ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया। अब हम लोग समझते हैं ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया क्या होता है, यानी कि जिसको इंग्लिश में कहते हैं मेरे भाई ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन अभिक्रिया। तो ऑक्सीकरण सबसे पहले समझते हैं, यानी कि ऑक्सीडेशन क्या होता है मेरे भाई, ऑक्सीकरण क्या होता है। तो देखिए ऑक्सीकरण मेरे भाई ये ऐसा अभिक्रिया होता है जिसमें क्या होता है, रिएक्शन के बाद यानी कि अभिकरण करने के बाद जो उत्पाद होता है उसमें ऑक्सीजन का जुड़ना हो या हाइड्रोजन का निकलना हो, यानी कि मेरे भाई ऑक्सीकरण ऐसा अभिक्रिया होता है जिसमें ऑक्सीजन या तो जुड़ता है, यानी कि जब अभिक्रिया होता है जिधर उत्पाद बनता है मेरे भाई उधर देखेंगे या तो ऑक्सीजन जुड़ेगा या तो हाइड्रोजन निकलेगा। आइए उदाहरण समझते हैं, काहे चिंता कर रहे हैं मेरे भाई, मैं आपका हाथ थामा होना 110% गारंटी देता हूँ मेरे भाई, छोड़ूंगा नहीं, एक एक कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा क्योंकि कॉन्सेप्ट इज पावर मेरे भाई। तो जैसे यहाँ पे ऑक्सीजन का जुड़ना, ऑक्सीकरण में क्या होता है, ऑक्सीजन या तो जुड़ता है, यानी कि मेरे भाई ऑक्सीजन O2 या तो जुड़ेगा या तो हाइड्रोजन या निकलेगा, ये तो जुड़ेगा नहीं तो निकलेगा, यानी कि हाइड्रोजन या तो जुड़ेगा ऑक्सीजन या तो जुड़ेगा नहीं तो हाइड्रोजन निकलेगा। जैसे उदाहरण में यहाँ पे क्या है मेरे भाई, हाइड्रोजन है ऑक्सीजन है, दोनों आपस में क्या कर रहा है, अभिक्रिया कर रहा है, यानी कि रिएक्शन कर रहा है मेरे भाई। तो इधर देखेंगे हाइड्रोजन के पास जाके ऑक्सीजन जुड़ गया, यानी कि यहाँ पे H2O बना लिया है। कहीं ना कहीं जो ऑक्सीजन है इधर से निकल के जब इधर अभिक्रिया दोनों किया है तो ये हाइड्रोजन के पास से जाके सट गया है, और इधर दोनों अलगे अलगे हैं। जब दोनों रिएक्शन कर रहे हैं मेरे भाई तो यहाँ पे देख रहे हैं ऑक्सीजन क्या हो रहा है, यहाँ पे इधर देखेंगे रिएक्शन के बाद यानी कि उत्पाद की ओर, तो देखेंगे इधर ऑक्सीजन जाके हाइड्रोजन के पास सट गया है, यानी कि कहीं ना कहीं मेरे भाई इस हाइड्रोजन से जुड़ गया है। तो देख रहे हैं यहाँ पे ऑक्सीजन का जुड़ना हो गया, तो हम लोग का ऑक्सीकरण ये प्रोसेस हो गया मेरे, प्रक्रिया हो गया। कारण देखिए मेरे भाई ये कॉपर हुआ और यहाँ पे ऑक्सीजन हुआ, इधर क्या बन रहा है, कॉपर ऑक्साइड बन रहा है। कहीं ना कहीं मेरे भाई इस कॉपर के साथ ये ऑक्सीजन जाके इधर जुड़ जा रहा है, तो यहाँ पे देख रहे हैं। नहीं तो मेरे भाई यदि जुड़ेगा नहीं तो ये भी हो सकता है या तो ऑक्सीजन जुड़ जाए, ऐसा प्रक्रिया जिसमें ऑक्सीजन जुड़ जाए, नहीं तो ऐसा प्रक्रिया जिसमें हाइड्रोजन निकल जाए। तो ये दोनों एग्जाम्पल में हाइड्रोजन कहीं नहीं निकल रहा है, ये हो रहा है दोनों एग्जाम्पल में। देख रहे हैं जो ऑक्सीजन है इधर उत्पादों की ओर आफ्टर द अभिक्रिया करने के बाद से मेरे भाई जाके जुड़ जा रहा है हाइड्रोजन के साथ, तो कहीं ना कहीं ये ऑक्सीजन जुड़ा है मेरे भाई। तो इस पूरे प्रक्रिया को कह दिया जाएगा, इस पूरे अभिक्रिया को कह दिया जाएगा ऑक्सीकरण अभिक्रिया। नहीं तो यहाँ पर भी देख सकते हैं कॉपर के साथ मेरे भाई देखिए कॉपर हुआ, ये ऑक्सीजन हुआ, एकदम समझ आ रहा है मेरे भाई। यदि आपको स्पीड ज़्यादा तेज लग रहा है तो इसमें मेरे भाई सेटिंग में इस तरह का आपके पास मैनेजमेंट है जिससे आप स्पीड हमारा कम कर सकते हैं, आप कर लीजिएगा मेरे भाई 0.5 पे। तो यहाँ पे कॉपर हुआ और यहाँ पे ऑक्सीजन हुआ, दो गो यहाँ पे पदार्थ है, देख रहे हैं मेरे भाई ऑक्सीजन और कॉपर दोनों अभिक्रिया करने के बाद यहाँ पे जाके कॉपर के साथ जो ऑक्सीजन है जाके मिल जा रहा है, एकदम सट जा रहा है, यानी कहीं ना कहीं ऑक्सीजन का जोड़ना हुआ कॉपर के साथ। तो ये हम लोग का कौन सा प्रक्रिया कहलाया मेरे भाई, ऑक्सीकरण यानी कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहलाया। दूसरा है हम लोग का था मेरे भाई अपचयन अभिक्रिया, जिसको इंग्लिश में कहते हैं रिडक्शन रिएक्शन कहते हैं। तो अपचयन देखते हैं यानी रिडक्शन रिएक्शन को देखते हैं। अपचयन अभिक्रिया क्या कहता है, जिसमें इसी का अपोजिट होता है मेरे भाई, ऑक्सीजन का निकलना या हाइड्रोजन का जुड़ना। देखिए ऑक्सीकरण में क्या होता था, ऑक्सीजन जुड़ता था और हाइड्रोजन निकलता था, यानी कि ऐसा अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन जुड़ रहा है और हाइड्रोजन निकल रहा है, उस अभिक्रिया को कहते हैं ऑक्सीकरण। ये अपचयन क्या होता है मेरे भाई, इसका उल्टा होता है, जिसमें ऑक्सीजन निकलता है और हाइड्रोजन जुड़ता है मेरे भाई। तो यहाँ पे एग्जांपल में देख सकते हैं कॉपर ऑक्साइड है, एक पदार्थ हुआ, और हाइड्रोजन एक पदार्थ हुआ मेरे भाई, दोनों आपस में अभिक्रिया कर रहे हैं, यानी कि दोनों को मिला के हम लोग हीट दे रहे हैं, यानी ऊर्जा उत्पन्न करा रहे हैं दोनों के बीच में, यानी कॉपर ऑक्साइड और हाइड्रोजन ऑक्साइड। तो देख रहे हैं इधर मेरे भाई कॉपर के साथ कौन चीज जुड़ा है, इधर ऑक्सीजन जुड़ा है। जब दोनों रिएक्शन कर रहे हैं तो इधर देख रहे हैं कॉपर अकेले बच रहा है, यानी कि ऑक्सीजन कहाँ गया, कहीं ना कहीं ऑक्सीजन निकल गया। तो वही तो कह रहा है ऑक्सीजन का निकलना या हाइड्रोजन का जुड़ना, दोनों में से कोनो एगो लागू करे। तो इसमें देख रहे हैं इस पूरे रिएक्शन में यहाँ पे कॉपर था और ये ऑक्सीजन था और यहाँ पे हाइड्रोजन था। कॉपर के साथ ऑक्सीजन जुड़ा है पहले से और यहाँ पे हाइड्रोजन है, और जब रिएक्शन कर रहा है तो हम देख रहे हैं कॉपर अकेले बच गया, तो ऑक्सीजनवा कहाँ गई, तो ऑक्सीजनवा कहीं ना कहीं मेरे भाई इसमें से निकल गया है। तो वही तो है ऑक्सीजन
ऑक्सीजन का निकलना, ऑक्सीजन निकल गया है तो इस प्रक्रिया को क्या कह देंगे, अपचयन प्रक्रिया अभिक्रिया मेरे भाई। तो यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे जाके हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन जुड़ गया है मेरे भाई। और मैं बता दूं ऑक्सीकरण यानी कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्या होता है, जिसमें ऑक्सीजन का जुड़ना, इसके नाम में ही छिपा है ऑक्सीकरण, कहीं ना कहीं इसमें ऑक्सीजन की अभिक्रिया होता होगा। तो जिस अभिक्रिया में ऑक्सीजन जुड़ जाता है, कब जुड़ेगा, जब अभिकारक की ओर दोनों मेरे भाई रिएक्शन कर लेगा तब न जुड़ेगा, जब उत्पाद की ओर उधर न जुड़ेगा, इधर थोड़ी न जुड़े, इधर तो फिक्स है। यानी कहीं ना कहीं इधर हमको देखना पड़ता है, दोनों तरफ देखना पड़ता है, इधर कैसा था इधर कैसा था। जैसे इसमें इधर ऑक्सीजन खाली है और देख रहे हैं इधर हाइड्रोजन ऑक्सीजन दोनों साथ में जुड़ गया, यानी कहीं ना कहीं इधर से ऑक्सीजन निकल के उत्पाद की ओर गया है तो हाइड्रोजन के तरफ सट गया है, तो कहीं ना कहीं ऑक्सीजन का है जुड़ गया है यहाँ पे। तो समझ रहे हैं मेरे भाई, ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन का जुड़ना या हाइड्रोजन का निकलना, और अपचयन में ऑक्सीजन का निकलना या हाइड्रोजन का जुड़ना। जैसे इसमें कॉपर के साथ इधर देखेंगे इस एरो के इधर, तो कॉपर के साथ ऑक्सीजन जुड़ा था, बट जब ही ये अभिक्रिया किया हाइड्रोजन के साथ मेरे भाई, तो ये कॉपर अकेले रह गया, ऑक्सीजन निकल के फुर हो गया, जाके कहाँ जुड़ गया, हाइड्रोजन के साथ। ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया के अंदर ही मेरे भाई दो टर्म और आता है, हम लोग समझ चुके हैं ऑक्सीकरण और अपचयन को एकदम बढ़िया से। ऑक्सीकरण क्या होता है, इसमें ऑक्सीजन का मेरे भाई गेन होना, यानी ऑक्सीजन का जुड़ना और हाइड्रोजन का निकलना, ऐसी प्रक्रिया को कहते हैं ऑक्सीकरण अभिक्रिया मेरे भाई। अपचयन अभिक्रिया क्या होता था, जिसमें से ऑक्सीजन का निकलना और हाइड्रोजन का जुड़ना अभिक्रिया को कहते थे अपचयन अभिक्रिया। दोनों को खूब बढ़िया से अभी पिछले स्लाइड पर समझ चुके हैं। अब इसी के अंदर आता है मेरे भाई ऑक्सीकरण अभिकारी और अपचायक अभिकारी। इसको समझना है, किसको मेरे भाई ऑक्सीकरण अभिकारी कहते हैं और किसको अपचायक अभिकारी समझते हैं। इस उदाहरण के माध्यम से समझते हैं मेरे भाई। जैसे कि यहाँ पे हमारे पास है जिंक ऑक्साइड और यहाँ पे है कार्बन। जिंक ऑक्साइड मेरे भाई कार्बन से रिएक्ट करके यहाँ पे जिंक बना रहा है और कार्बन मोनोऑक्साइड बना रहा है। इतना तो आपको समझ आ रहा है। तो देखिए इधर हमारे पास जिंक के साथ क्या था, ऑक्सीजन था, जिंक के साथ कहीं ना कहीं ये ऑक्सीजन है और इधर सिंपल सा कार्बन है। तो जिंक के साथ यहाँ पे ऑक्सीजन मेरे भाई, इधर देख रहे हैं जिंक हमारा अकेले, तो ऑक्सीजन कहाँ, यानी कहीं ना कहीं मेरे भाई जिंक के साथ ऑक्सीजन रहना चाहिए बट ऑक्सीजन गायब है, यानी कि ऑक्सीजन निकल चुका है। जिंक के साथ ऑक्सीजन रहना चाहिए लेकिन जिंक के साथ यानी जिंक का साथ ऑक्सीजन छोड़ दिया है, निकल गया है। तो कैसा अभिक्रिया के अंदर मेरे भाई ऑक्सीजन निकलता था, तो हम जानते थे अपचयन अभिक्रिया के अंदर ऑक्सीजन निकलता था और हाइड्रोजन जुड़ता था। तो कहीं ना कहीं जिंक के साथ मेरे भाई ऑक्सीजन था, लेकिन जब अभिक्रिया कर रहा है तो जिंक के साथ ऑक्सीजन नहीं है, कहीं ना कहीं निकल गया है। इसका मतलब जो हम लोग का जिंक ऑक्साइड है मेरे, जिंक ऑक्साइड का अपचयन हुआ है। और यहाँ आप देख रहे हैं कार्बन, अब देख रहे हैं कार्बन के साथ जाकर ऑक्सीजन जुड़ गया है। तो ये बताइए ऐसी कौन सी प्रक्रिया मैं आपको बताया हूँ जिसमें ऑक्सीजन का जुड़ना था। तो ऐसा हम लोग पढ़े थे मेरे भाई ऑक्सीकरण अभिक्रिया में, जिसमें ऑक्सीजन का जुड़ना या हाइड्रोजन का निकलना। तो ऑक्सीजन का जुड़ना, तो कहीं ना कहीं कार्बन के साथ ऑक्सीजन जुड़ गया है, तो कार्बन के साथ ऑक्सीजन जुड़ गया है, तो ये कौन सा प्रक्रिया हो गया, कहीं ना कहीं कार्बन का ऑक्सीकरण हो रहा है मेरे भाई। अब हमको समझना है कि ऑक्सीकरण अभिकारी और अपचयन अभिकारी। इतना आपको समझ आएगा कि जिंक ऑक्साइड का अपचयन हो चुका है और कार्बन का ऑक्सीकरण हुआ है इस रिएक्शन में। तो अब हमको समझना है ऑक्सीकरण अभिकारी और औपचारिक अभिकारी किसको कहेंगे इस पूरे रिएक्शन में। तो देखिए जिसका मेरे भाई अपचयन होता है, यानी कि जिस भी मेरे भाई इस अभिक्रिया के अंदर जिस भी पदार्थ का अपचयन होता है, यानी कि उसका रिडक्शन होता है, उसको कहते हैं ऑक्सीकरण अभिकारी। यहाँ पे मैं लिख चुका हूँ, यानी कि जैसे कि इसमें जिंक ऑक्साइड से मेरे भाई ऑक्सीजन निकल चुका है, तो कहीं ना कहीं इस जिंक ऑक्साइड का अपचयन हुआ है। तो ये कौन सा हुआ हम लोग का प्रोसेस, अपचयन। लेकिन इस जिंक ऑक्साइड का मेरे भाई, यानी कहा जाए जिंक को कह दिया जाएगा इसमें ऑक्सीकरण अभिकारी, यानी कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन इंग्लिश में। और मेरे भाई यहाँ पे कार्बन का ऑक्सीकरण हुआ है, तो कहीं ना कहीं कार्बन को हम लोग क्या कह देंगे मेरे भाई, अपचयन अभिकारी। यानी कि मेरे भाई जिस भी अभिक्रिया में जिस भी पदार्थ का अपचयन होता है तो उसको कह दिया जाता है ऑक्सीकरण अभिकारी, और जिसका मेरे भाई ऑक्सीकरण होता है उसको कह दिया जाता है अपचायक अभिकारी। तो दूसरे उदाहरण से एकदम बढ़िया समझ आ जाएगा मेरे भाई। जैसे यहाँ पे कॉपर के साथ ऑक्सीजन है, यानी कॉपर ऑक्साइड है और ये हाइड्रोजन है। और यहाँ पे देख रहे हैं कॉपर हो गया, यहाँ पे H2O बन रहा है, यानी कि वाटर बन रहा है। कहीं ना कहीं मेरे भाई यहाँ पर देखेंगे आप, तो यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड था, यानी कॉपर ऑक्सीजन था, और इधर मैं देख रहा हूँ कि ऑक्सीजन निकल रहा है। कहीं ना कहीं यहाँ से भी ऑक्सीजन निकल चुका है। तो ऑक्सीजन का निकलना हम लोग का क्या था मेरे भाई, कौन सी प्रक्रिया था, अपचयन था। ये भी आप समझ रहे हैं, अपचयन
अपचयन अभिक्रिया था। और मेरे भाई हाइड्रोजन के साथ साथ ये कहा, इधर देखेंगे हाइड्रोजन अकेले, इधर अकेले था, लेकिन देख रहे हैं इधर ऑक्सीजन आ गया है, जुड़ गया है। तो ऐसा प्रक्रिया बताइए जिसमें ऑक्सीजन का जुड़ना, उस प्रक्रिया को कहते थे मेरे भाई ऑक्सीकरण। क्या कहते थे? ऑक्सीकरण प्रक्रिया अभिक्रिया कहते थे मेरे भाई। प्रक्रिया अभिक्रिया एक ही चीज में मानता हूं मेरे भाई, कोनो अलग नहीं है। तो प्रक्रिया का कह रहा हूं तो इसका मतलब अभिक्रिया कह रहा हूं। तो मैं आपको बताया हूं, जिस भी पदार्थ का किसी भी रिएक्शन में यदि जिस भी पदार्थ का अपचयन हुआ है, जैसे इसमें देखा जाए मेरे भाई CuO यानी कॉपर ऑक्साइड का क्या हो रहा है? अपचयन हो रहा है। तो इसको हम लोग क्या कह देंगे मेरे भाई? ऑक्सीकरण अभिकारी यानी कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इंग्लिश में कह देंगे। क्या कह देंगे? कॉपर ऑक्साइड को मेरे भाई ऑक्सीकरण अभिकारी। और जिसका ऑक्सीकरण हुआ है, जैसे हाइड्रोजन के साथ मेरे भाई यहाँ पर ऑक्सीजन जुड़ गया है, तो कहीं ना कहीं ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाता है। तो कहीं ना कहीं इसमें हाइड्रोजन क्या हो जाएगा मेरे भाई? हम लोग का औपचायक अभिकारिक हो जाएगा, यानी कि रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा। अब इतना समझ लिए मेरे भाई। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अब जल्द ही हम लोग का ये चैप्टर खत्म होने वाला है। टॉपिक है मेरे भाई ऑक्सीकरण के प्रभाव। हम लोग ऑक्सीकरण पढ़ लिए मेरे भाई, ऑक्सीकरण से हर एक चीज पढ़ लिए मेरे भाई, अपचयन पढ़ लिए। हमको सीखना है मेरे भाई कि हम लोग की रियल लाइफ में ऑक्सीकरण के प्रभाव कहाँ देखने को मिलता है, यानी कि इन एवरीडे लाइफ में हम लोग को ऑक्सीडेशन का प्रभाव कहाँ देखने को मिलता है। तो सबसे पहला मेरे भाई जो ऑक्सीकरण का प्रभाव होता है उसको कहते हैं कोरिजन, यानी कि इंग्लिश में, जिसको हिंदी में कहते हैं क्षरण। यानी ये क्या होता है मेरे क्षरण? ये कौन सा प्रक्रिया है? तो इसमें जितना भी मेरे भाई धातु होते हैं वो वायु के उपस्थिति में ऑक्सीजन या नमी के संपर्क में आकर नष्ट होने लगते हैं। यानी कि जितना भी आप देखेंगे धातु मेटल होगा मेरे भाई, वो क्या होगा कि वायु यानी कि हवा के संपर्क में या कहीं ना कहीं नमी के संपर्क में आते ही क्या लगता है? धीरे धीरे वो खत्म होने लगता है। यानी कि कहा जाए एक तरह से मेरे भाई उस पर जंग लगने लगता है, उसका बुरा आधा धीरे 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 पूरा ऊपर का मसाला खत्म होने लगता है। जैसे एग्जाम्पल में बात किया जाए मेरे भाई क्षरण का एग्जाम्पल में लोहे का जैसे जंग लगना, यानी कि रस्टिंग ऑफ आयरन, यानी कि आयरन पर जंग लगना। जैसे आप देखेंगे मेरे भाई कोई भी लोहा रख दीजिए, मेटल है, आप अपने द्वार पे अपने छत पे, यानी कि कहा जाए एक तरह से खुले में, जहाँ पे उसको नमी में मिल जाए और जहाँ पे हवा तो मिलवे करेगा मेरे भाई, तो धीरे धीरे देखेंगे कुछ महीनों में कुछ साल में पूरा धीरे धीरे मुरझा के लोहा खत्म हो जाता है, यानी कि वो मेटल धीरे धीरे खत्म हो जाता है। इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट मेरे भाई इस क्वेश्चन में बनता है कि सबसे पहले क्षरण क्या होता है, तो आप बता दीजिएगा। जब धातुएं वायु के उपस्थिति में ऑक्सीकरण यानी ऑक्सीजन और या नमी के संपर्क में आकर नष्ट हो जाते हैं, उस प्रोसेस उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? क्षरण कहा जाता है, या इंग्लिश में कोरिजन कहा जाता है मेरे भाई। जैसे एग्जाम्पल बता दीजिए लोहे का जंग लगना। और निवारण यानी कि रोकथाम मेरे भाई, कैसे इसको बचाया जा सकता है, प्रिवेंशन के बारे में बात करते हैं। तो गाल्वेनाइजेशन कर दीजिए मेरे भाई, पेंटिंग कर दीजिए। आप देखबे किए हैं कि कोई भी आपके घर में कोई भी आपके घर में नया लोहा आता है तो उसको आपके घर वाले चाहे आप क्या करते हैं उस पर प्राइमर मार के पेंट कर देते हैं। चाहे लोहे का दरवाजा हुआ, चैनल हुआ, कुछ भी हो गया, चाहे आपका वो क्या बोलते हैं मेरे भाई खिड़की का हो गया, सब पेंटिंग हो जाता है। या तेल लगाना यानी ग्रीसिंग करना मेरे भाई, या इलेक्ट्रोप्लेटिंग करना, ये सब क्या होता है? निवारण होता है क्षरण यानी कोरिजन से बचाने के लिए मेरे भाई। दूसरा चलते हैं मेरे भाई ऑक्सीकरण के प्रभाव पड़ते हैं जिसको कहा जाता है रेंसिडिटी यानी दुर्गंध के बारे में। ऑक्सीकरण का जो दूसरा प्रभाव है मेरे भाई दुर्गंध यानी कि रेंसिडिटी, ये कहाँ होता है मेरे भाई? जब तेल या वसा यानी कि फैटी चीज़ों को मेरे भाई ऑक्सीकरण होकर खराब हो जाता है तो वहाँ से गंध निकलता है। जितना भी आप देखेंगे फैटी तेल वाले चीज़ है आप देखेंगे खराब होता है, जैसे चिप्स वगैरह हर चीज़ मेरे भाई, मैं कहूँ आपका पकौड़ी भी तो तेल में छनाता है। जितना भी ये फैटी वाली चीज़ है मेरे भाई, यदि ये ऑक्सीकरण इन सभी का होता है यानी कि खराब हो जाता है तो वहाँ से बहुत ही बदबूदार गंध निकलता है। तो इसको रोकथाम करने के लिए मेरे भाई कैसे जरूरी है, क्यों इसको रोकथाम करने के लिए क्या क्या उपाय है मेरे भाई, किसके किसके द्वारा इसका रोकथाम कर सकते हैं? तो सबसे पहले आप क्या करिए, वायु रुद्ध पैकिंग कर लीजिए। यानी कि जैसे कि मेरे भाई आप एक डब्बा लीजिए, उसमें कोई सामान रखे हैं फैटी वाली चीज़, तली वाली चीज़, उसमें क्या करिए उस डब्बे के जो ढक्कन होता है खूब टाइट पैक कर दीजिए कि उसमें एयर पास ना होके, यानी कि हवा उसमें घुस ना पाए। उस डब्बे को खूब बढ़िया से मेरे भाई पॉलिथीन वगैरह लगा के खूब टाइट उसको कह दीजिए ढक्कन कि उसमें हवा ना घुस पाए। पहला होता है वायु रुद्ध पैकिंग। दूसरा हो जाता है नाइट्रोजन गैस पैकिंग। या तो मेरे भाई आपके पास कोई भी फैटी चीज़ या तेल वाली चीज़ है मेरे भाई, उसमें क्या करिए नाइट्रोजन गैस पैक करके बंद कर दीजिए। जैसे कि चिप्स मेरे भाई, जो चिप्स हो गया, टाकाटक हो गया, बालाजी बहुत आप चलता है, पंजाबी तड़का बहुत खाते हैं, ये सब जितना भी होता है मेरे भाई उसके अंदर क्या होता है 4 गो चिप्स भर देंगे, सब आप फुला देते हैं, सब लगता है कि इतना ज़्यादा है कि दिन भर खाएंगे तब नहीं हो रहेगा। उसके अंदर सब नाइट्रोजन गैस होता है मेरे
भाई, वो क्या करता है, कहीं ना कहीं प्रिवेंशन करता है, कहीं ना कहीं रोकथाम करता है ऑक्सीकरण से, यानी कि उसको खराब नहीं होने देता है। चिप्स को, पंगा हो गया आपका, बिंगो, टेढ़े मेढ़े चिप्स वगैरह जितना भी आप खाते हैं अकड़म बकड़म। उसके बाद से तीसरा चीज़ है मेरे भाई, ठंडी जगह पर रख दीजिए, यानी कि कहीं ना कहीं आपका फ्रूट वेजिटेबल जितना भी ये सामान है मेरे भाई, ये ऑयली सामान हो गया आपका, तो इसको ले जाके आप सिंपल से रेफ्रिजरेटर में रख दीजिए, यानी कि फ्रिज में रख लीजिए, हम लोग के यहाँ जो कहा जाता है फ्रिज में रख लीजिए। ठंडा रहेगा, ना तो मेरे भाई वो ऑक्सीकरण करेगा, ना तो ऑक्सीकरण के प्रेजेंस में आएगा, ना ही वो खराब होगा, ना ही गंध देगा। तो ओवरऑल मेरे भाई आपको यहाँ पे 3-4 चीज बता दी हूँ रोकथाम करने के लिए। ऑक्सीकरण होके कोई भी मेरे भाई तेल या वसा से दुर्गंध निकलता है। तो अब यहाँ पे मेरे भाई ये हम लोग का चैप्टर खत्म हो चुका है। इसके बाद से हम लोग लाएंगे मेरे भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि रिपीटेड क्वेश्चन हर एक साल में मेरे भाई रिपीट होता है, कॉमन क्वेश्चन जो कि आपके अंशाल में, अवतार में मेरे भाई, कहीं ना कहीं आपके एनसीईआरटी में, राजीव प्रकाशन के किताब में मेरे भाई, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में मेरे भाई, कहीं ना कहीं आपका प्रीवियस ईयर बार बार रिपीट हो रहा है, वो सारे क्वेश्चनों को लाऊंगा मेरे भाई यहाँ पे 110% गारंटी के साथ कहता हूँ। जितना भी आप कॉन्सेप्ट में बताए हूँ सब पढ़े हैं मेरे भाई, इसी कॉन्सेप्ट से मेरे भाई जितना ये टॉपिक बताए इसी टॉपिक से डायरेक्ट आप एग्जाम में मेरे भाई क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। अब मिलते हैं हम लोग मेरे भाई सेकेंड वीडियो में, जो कि सेकेंड वीडियो इसी केमिस्ट्री चैप्टर फर्स्ट का मेरे भाई हम लोग का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेशन रहने वाला है।